ओके तो आज हम डे 3 का जो क्वेश्चन है फिजिक्स का उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। तो दिस इज द पेपर। आई होप आप सब लोगों ने पेपर को सॉल्व किया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे इसमें मेंशन किया गया है कि अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट। अब मैं कुछ कुछ लाइन्स है यहाँ पे जिसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करूंगा, उसके ऊपर बेस करके हमें मेनली क्वेश्चंस को टारगेट करना है। देखो तो यहाँ पे बोला है कि व्हेन द लिफ्ट इज डिसेंडिंग विथ एन रिटार्डेशन, यहाँ पे रिटार्डेशन की बात की गई है। तो जो रिटार्डेशन है वो हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है, कितना है, वो है ए अमाउंट ऑफ रिटार्डेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। रिटार्डेशन वाले टर्म को आप लोग ध्यान रखना। दूसरा डिसेंडिंग बोला है, यानी कि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बाद ब्लॉक को रिलीज किया गया है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द इंक्लाइन, इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें यहाँ पे फिगर आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करना होगा तो एक रफ सा हम लोग स्केच बना लेते हैं। देखो तो इसका कुछ शेप इस तरह का होगा। दिस इज द लिफ्ट। अब इस लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन बना लो आप लोग। अगर यहाँ पे ये मास इस तरह से रहेगा, लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, रिटार्डेशन वाला मोशन है। यानी कि जो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा उसके साथ हमें क्या लगाना होगा, माइनस साइन लगाना होगा। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर नीचे की तरफ जब ये मूव करेगा तो इस ब्लॉक का अपना mg का वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एक एक्सेलरेशन कैसा आएगा, हम mg ना लिखकर इसको लिखेंगे mg इफेक्टिव। यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन के फॉर्म में ये हमें दिखाई देने वाला है। यानी कि जब ये मूव करेगा तो इस वेज के रेस्पेक्ट में ये कैसे इधर मूव करेगा उसका एक्सेलरेशन हमें पता करना है। यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो जी इफेक्टिव का ही साइन कंपोनेंट आने वाला है। यानी कि आंसर में साइन थीटा ही आएगा, लेकिन कितना होगा वो हमें पता करना है। अब आप लोगों को एक चीज पता होगा कि जब हम लोग यहाँ पे किसी भी लिफ्ट को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कराते हैं तो हमें एक चीज पता है कि ऊपर अगर नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है, लिफ्ट अगर नीचे मूव कर रहा है, नीचे अगर mg है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है, हम इसको लिखते हैं mg माइनस एन इक्वल एम ए। तो यहां से हमें नॉर्मल डायरेक्शन पता चलता है mg माइनस एम ए। और जो इफेक्टिव g हो जाएगा, यहां से इफेक्टिव g हो जाएगा g माइनस ए डायरेक्टली। इसको हम इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रिटार्डेशन के साथ नीचे जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इस ए के साथ यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना होगा। तो जो जी इफेक्टिव निकल के आएगा दैट विल बी जी माइनस ऑफ माइनस ए, सो दैट विल गिव यू जी प्लस ए। सो यहाँ पे जो जी इफेक्टिव आएगा इस वैल्यू के साथ हमें लिखना होगा जी प्लस ए साइन थीटा, एंड दिस इज आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा आंसर होना चाहिए ये। दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आंसर की में कुछ गड़बड़ होगा तो उसको हम चेंज करा देंगे, कोई इशू नहीं है। हो सकता है सी आर डी इसमें से कुछ दिया हुआ हो। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं, वहां पे हमें देखने को मिलेगा ये क्रिकेट बॉल का क्वेश्चन है। क्रिकेट बॉल ऑफ मास, मतलब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाला है मोमेंटम का। क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम हैज इनिशियल वेलोसिटी इतना और फाइनल वेलोसिटी है इतना, ठीक है। अब इनिशियल और फाइनल दोनों का अगर आप देखोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। यू जिधर जा रहा है, बी उसके ऑपोजिट में जा रहा है, नहीं कि डायरेक्टली जिस डायरेक्शन में यू होगा उसके ऑपोजिट में बी होने वाला है। तो यू मास है 150, यू है +3 आई कैप +4 जे कैप, और ये माइनस के साथ ये आ जाएगा, ठीक है। हमें पता क्या करना है, हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी निकालना है, जो कि एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते, तो यहाँ पे हमें मास दिया है 150, यू दिया है। अब इसके लिए मैं पेपर को ही हाथ में ले लेता हूँ, पेपर के हिसाब से करेंगे तो बेटर होगा, तो नहीं तो बार बार मुझे शीट को चेंज करना पड़ेगा। एनीवे तो पेपर में मेंशन है, जो मास है हमारे पास वो है, सॉरी यू हमारे पास मेंशन है 3 आई कैप +4 जे कैप, और भी हमारे पास है -3 आई कैप +4 जे कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और ये भी मीटर पर सेकेंड, ओके। अब हमें पता करना है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो हमें पता है डेल्टा पी जो होता है दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसको हम एम भी एफ माइनस एम वी आई लिख सकते हैं, यानी कि वी एफ बता रहा है फाइनल वेलोसिटी और वी आई बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी। तो वी एफ को हम यू वी के फॉर्म में लिख सकते हैं और वी आई को यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना है, ये है -3 आई कैप, फिर प्लस प्लस मतलब माइनस ही हो जाएगा, माइनस माइनस, फिर माइनस इसके केस में आ जाएगा 3 आई कैप -4 जे कैप।
मास है हमारे पास कितना, मास है हमारे पास 150, तो इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 150/1000 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा -6 आई कैप -8 जे कैप, सो दैट विल गिव यू 0.15 होगा, तो इधर आ जाएगा -0.9 आई कैप और इधर आ जाएगा 1.2 जी कैप। तो यहाँ से मेरे हिसाब से फिट हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा +1.2 जी कैप। तो यहाँ से अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है a body is projected up 45 degree rough incline, if the coefficient of friction is 0.5 then the retardation of the block कितना होगा। चलो बात करते हैं इसके बारे में। मैं बीच में थोड़ा साइड हो जाऊंगा, इनकेस अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो ताकि इशू ना हो कुछ भी, और अगर इनकेस मान लो बीच में आ रहा हो तो आप पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, तो आई होप क्वेश्चन देख लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसको शीट में देख के सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन, तो 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन के लिए हम यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। उल्टा हो जाएगा ये, चलो कोई बात नहीं। हाँ, इस तरह से 45 डिग्री का हमें रफ इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है। उसके बाद हमें बोला गया है कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस का 0.5 हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया है ये एंगल जो 45 डिग्री है, दिस इज मेंशन्ड हियर, हमें पता करना है रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक, यानी कि अगर किसी ब्लॉक को हम यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे, तो इस ब्लॉक के ऊपर रिटार्डेशन कितना लगेगा वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन लगने वाला है उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके ऊपर फोर्स कौन सा एक्ट करेगा। फोर्स अगर पता चल जाएगा तो एक्सेलरेशन के बारे में हमें आइडिया लग जाएगा। तो अगर इसका मास आप m मान लेते हो, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो डेफिनेटली अगर उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो किसी फोर्स के थ्रू प्रोजेक्ट करेंगे, और इसका इधर की तरफ एक mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट लग रहा होगा, और सिंस हमने उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है तो एक और कंपोनेंट होगा जो उसको अपोज करेगा, दैट इज गोइंग टू बी द फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड होता है म्यू mg cos थीटा। तो बस दोनों को इक्वेट कर दो। यहाँ से हमें पता क्या करना है, यहाँ से हमें पता करना है रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू रिटार्डेशन आएगा, कितना होगा। अब जब रिटार्डेशन निकालते हैं हम जनरली इसको ऐसे लिखते हैं ना, F इक्वल टू हम लोग लिखते हैं mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ऐसे लिखेंगे इसको। अब यहाँ से अगर हम मास को हटा देंगे तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन का एक वैल्यू मिलेगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो वो एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा g साइन थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा के फॉर्म में, और यही हमारा आंसर शो करेगा। तो यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 1 बाय साइन थीटा यानी कि साइन 45 1/√2 हो जाएगा, प्लस म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू 0.5 को आप हाफ भी लिख सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू कॉस थीटा यानी कि 1/√2 आ जाएगा फिर से, क्योंकि कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू सेम होता है। अब यहाँ से आपको जी का वैल्यू मिल जाएगा, सिंस आंसर में दिख रहा है कि यहाँ पे जी है, ऑप्शन में सारे ऑप्शन में जी दिख रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन राइट 2√2 इज द एलसीएम, और इधर आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, तो 3g/2√2, 3g/2√2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये, दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a rope of length L and mass m is hanging from a rigid support, tension in the rope at a distance x from the rigid support is। अब ये अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर आपको बोला गया है कि एक रोप है, यहाँ पे बना देते हैं रोप को, रोप को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये रोप है, रोप का लेंथ दिया है कितना, एल लेंथ का ये रोप दिया है हमें, और रोप का मास भी मेंशन है आई थिंक, यस इसका मास भी दिया हुआ है, तो रोप का मास जो है वो कैपिटल एम बोला गया, टोटल मास ऑफ द रोप। ठीक है, अब हमें यहां से फिगर आउट ये करना है कि अगर आप एट अ डिस्टेंस x, चलो मैं क्वेश्चन को यहीं पे दिखा देता हूं, यहां पे बोला है कि द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, सपोर्ट से x डिस्टेंस दूर यहां पे टेंशन कितना लगेगा। तो लेट्स से यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स से ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, यहां से वो x डिस्टेंस दूर है फॉर एग्जांपल, तो अगर वो यहां से x डिस्टेंस दूर है तो इस पॉइंट पे यहां पे कितना टेंशन लगेगा बिकॉज ऑफ द रोप, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है यहाँ पे, इस पार्ट की वजह से यहाँ पे कितना टेंशन लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें पता करना है कि जो नीचे वाला पार्ट है इसका मास कितना होगा, दैट वी नीड टू फिगर आउट फर्स्ट। अगर वो पता चल गया तो टेंशन कितना लगेगा उसके साथ जी लगा देंगे, यानी कि mg कर देंगे, तो वहां से हमारा टेंशन आ जाएगा।
तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, यानी कि इसका लेंथ अगर पता चल जाएगा तो इन ए वे हम इसका मास भी निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ है l, तो ये वाला पार्ट होगा, और ये वाला x होगा, तो ये वाला पार्ट l माइनस x होगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा मास पर यूनिट लेंथ यानी कि लेमडा। तो लेमडा को हम लोग लिखते हैं m/l, यानी कि यहाँ पे अगर इस पोर्शन के मास की बात करोगे तो आपको लिखना होगा m/l इंटू एक्स। तो ये आपको इस वाले पोर्शन का यानी कि इस पॉइंट के ऊपर वाले पोर्शन का आपको मास दे देगा। और अगर आप इस पोर्शन के मास की बात करते हो तो वो आपको मिलेगा m/l इंटू l माइनस एक्स। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इनकेस अगर कुछ डाउट रह जाता है वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा लग सकता है। इनकेस फॉर दैट रीजन आप थोड़ा इस वीडियो को फास्ट भी मूव करा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, इस वाले पार्ट का आपको मास मिल गया। अब ये जो मास यहाँ पे है, ये जो मैंने पोर्शन मार्क किया यहाँ पे, इसी मास की वजह से इस वाले पॉइंट पे एक टेंशन डेवलप होगा, क्योंकि वही बोला है ना कि टॉप मोस्ट पॉइंट से रिजिड, यहाँ से सपोर्ट से लेकर इस वाले पॉइंट के, यहाँ से सपोर्ट से लेकर x डिस्टेंस दूर यहाँ पे कितना टेंशन लगने वाला है। अब यहाँ पे टेंशन कौन लगाएगा, नीचे वाला लोड लगाएगा। अब नीचे वाला लोड कितना है, नीचे वाले पार्ट का मास इतना है, तो लोड कितना हो जाएगा, आप बस इसके साथ एक g को मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि mg/l इंटू l माइनस एक्स। यानी कि मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो आप लोग। यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन दिया है, चलो इसको मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा डायग्राम, और उसको बोर्ड में कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो क्या बोला गया है कि कंसीडर द शोन अरेंजमेंट, एज्यूम ऑल द सर्फेसेस टू बी स्मूथ। ये सरफेस, ऊपर वाला सरफेस सब जो है वो स्मूथ है। If n represents magnitudes of normal reaction between the block and the wedge, इस wedge और इसमें जो लगेगा एक normal reaction, उसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है, ठीक है। देन एक्सेलरेशन ऑफ मास m along horizontal, यानी कि अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा तो स्मॉल m वाला जो मास है वो कैपिटल M को कहाँ मूव कराएगा, वो प्लस x की तरफ मूव करेगा या माइनस x की तरफ मूव करेगा, दैट वी हैव टू फिगर आउट। तो चलो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। डायग्राम कुछ इस तरह का है, एक इंक्लाइन प्लेन है, बेसिकली एक वेज है, उसके ऊपर एक ब्लॉक को रखा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन रिएक्शन पेयर का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, कैसे लगेगा देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे थीटा है, अब देखो m कैपिटल M स्मॉल m के ऊपर इधर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वही हमारा एज यूजुअल इधर mg cos थीटा लगेगा, फिर इधर नीचे की तरफ mg लगेगा। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस कंपोनेंट्स। इधर लगेगा mg sin थीटा, ओके। ऑल्दो इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि n के फॉर्म में आंसर है, नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में हमें आंसर को निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इसका कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि देखो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जब ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा तो इनके बीच में एक कॉन्टेक्ट है इस सरफेस के लॉन्ग। ये कॉन्टेक्ट कौन सा है, ये नॉर्मल वाला कॉन्टेक्ट है। ये इस कॉन्टेक्ट की वजह से ये जो है इस ब्लॉक को इधर की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये लेफ्ट साइड ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये डायग्राम उल्टा रहता, इस तरह से रहता, और अगर ब्लॉक इधर मूव करता तो ये वेज हमेशा इधर की तरफ ही मूव करता है, अगर हर एक सरफेस स्मूथ है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है एवरी सरफेस इज स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जहां पे जिस डायरेक्शन में ब्लॉक जाएगा उसके ऑपोजिट में ये वेज को मूव कराएगा। सवाल बनता है कि वेज क्यों मूव करेगा, तो इस पूरे कहानी को अगर आप वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वेज को लगेगा कि देखो अगर मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो डेफिनेटली एक ऐसा फोर्स है जो मुझे लेफ्ट की तरफ पुश करे, यानी कि एक फोर्स वेज को लेफ्ट की तरफ पुश करेगा, तभी तो यहाँ पे एक फोर्स बिल्ड होगा। अब इसको कौन सा फोर्स यहाँ पे पुश करेगा, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके मूवमेंट की वजह से यहाँ पे इस स्मॉल m की मूवमेंट की वजह से कैपिटल M यहाँ पे मूव कर रहा है यहाँ पे। तो सिंस ये कैपिटल M यहाँ पे मूव कर रहा है तो बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल m का मूवमेंट इसका एक कंपोनेंट है जो इसको यहाँ पे पुश करने की कोशिश कर रहा है। अब हमें वो कंपोनेंट फिगर आउट करना है, कौन सा वाला कंपोनेंट। अब आंसर में अगर आप ध्यान दोगे, आंसर में सब नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में n sin थीटा n cos थीटा सब में हमें नॉर्मल रिएक्शन ही दिख रहा है। तो अगर सब में नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट बना लेते हैं। इधर की तरफ आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का कौन सा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है और ये भी थीटा हो जाएगा, तो दिस विल गिव यू n cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आपको देगा n sin थीटा। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि n sin थीटा का जो इधर का एक कंपोनेंट है वो एक्शन रिएक्शन की तरह इसको इधर की तरफ पुश कर रहा है। इन ए वे आप इसको डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो कि जो n sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये वेज पीछे की तरफ मूव करेगा। सो आप कह सकते हो कि जो ma होगा दैट विल बी it is only going to happen only because of this n sin theta component, यानी कि n sin theta will be responsible for the motion of the wedge। तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा n sin theta divided by m। और ये कहाँ मूव करेगा, डायग्राम के थ्रू हमें पता लग रहा है कि ये नेगेटिव x की तरफ मूव करने वाला है।
तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर होगा n sin थीटा बाय n, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पे है? इधर। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं यहीं पे बता देने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इसको ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। चलो यहीं पे मैं इसको जूम करके बता देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन को समझ लो आप। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे मल्टीपल पुलीज है, मल्टीपल पुली के साथ ऊपर की तरफ एक 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 1 kg, 2 kg, 3 kg और 4 kg लोड के फॉर्म में। अब हमें पता करना है कि 1 kg ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ऑप्शंस को मैच करना है। तो देखो, इसको अगर हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो एक चीज आपको पता होगा जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है कि जब भी आपको पुली का क्वेश्चन मिले क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे कंपोनेंट बना लो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे इस वाले पार्ट पे 1 kg वाले के ऊपर अगर इधर टी अमाउंट ऑफ टेंशन लगेगा तो ये सिंस एक सेम पुली है, आई होप शो हो रहा होगा आप लोगों को। हाँ, शो हो रहा है, ठीक है। तो सिंस ये एक सिंगल थ्रेड है तो इधर भी टी अमाउंट ऑफ टेंशन लगेगा। तो अगर इधर टी लगेगा तो इसके ऊपर जो थ्रेड है उसके ऊपर 2t लगेगा, और सिंस ये सेम थ्रेड है तो यहाँ पे भी 2t अमाउंट ऑफ टेंशन लग जाएगा। फिर 3 kg वाले पे t, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वापस, और यहाँ पे भी t, यानी कि हर एक थ्रेड पे जो इंडिविजुअल मासेस के साथ कनेक्टेड है हर एक थ्रेड पे t अमाउंट ऑफ टेंशन लगने वाला है। तो अगर पहले वाले पे देखोगे, सबसे पहले अगर ध्यान दोगे तो t का वैल्यू कितना है, इनडायरेक्टली हमें t का वैल्यू दिया हुआ है। कैसे? देखो 2t प्लस 2t, जब इस तरह से टेंशन डिस्ट्रीब्यूट होता है हम उसको लिखते हैं 2t प्लस 2t दैट विल बी इक्वल टू 80 न्यूटन। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा टेंशन का वैल्यू विच विल बी इक्वल टू 40, 20 न्यूटन आपको टेंशन मिल गया है। यानी कि हर एक ब्लॉक में ऊपर की तरफ 20 न्यूटन लोड लग रहा है। यानी कि ऊपर की तरफ अगर 1 kg वाले को देखोगे, 1 kg वाले में क्या हो रहा है, ऊपर 20 लग रहा है, नीचे 10 लग रहा है, क्योंकि 1 kg है तो नीचे 10 लगेगा। क्लियरली दिख रहा है, ऊपर की तरफ मूव करेगा। यानी कि 1 kg वाला ब्लॉक जाएगा ऊपर की तरफ। कहाँ है? मूव अप, यानी कि ए का जो है आर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ए का आर कहाँ पे? एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्टली आप एलिमिनेशन के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो, बट डायरेक्टली करने जाओगे तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं कि आर के साथ टी भी है, यानी कि ए का वैल्यू इतना आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 20 माइनस 10 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हो गया ए का वैल्यू 10, यानी कि ये भी फिट हो रहा है, ये भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी अगर चेक करना है 2 kg ब्लॉक के लिए क्या होगा, पी यानी कि इट विल रिमेन स्टेशनरी। क्या ये स्टेशनरी होगा? क्योंकि देखो इसके ऊपर टेंशन लगेगा कितना, 2 kg ब्लॉक के लिए बोल रहा हूँ, ये 1 kg हो गया। 2 kg वाले को यहीं पे लिख देते हैं। 2 kg वाले के लिए देखोगे तो 2 kg के लिए ऊपर 20 न्यूटन लग रहा है और नीचे भी 20 लगेगा, एंड दोनों फोर्स एक दूसरे को करेगा कैंसिल, हेंस 2 kg इज गोइंग टू रिमेन स्टेशनरी, यानी कि बी करेक्ट है। सी के लिए देखोगे तो सी के लिए बोला है 3 kg ब्लॉक का क्यू है, यानी क्यू के लिए हो रहा है मूव डाउन। तो यहाँ पे देखो 3 kg के लिए नीचे लगेगा 30, 3 kg के लिए नीचे लगेगा 30, ऊपर लगेगा 20, एंड क्लियरली पता चल रहा है कि ये नीचे की तरफ ही मूव करेगा, यानी कि हमारा आंसर यही होने वाला है। और अगर आप 4 kg के लिए भी देखोगे, 4 के लिए ऊपर आएगा 20, नीचे है 40, तो ये नीचे की तरफ ही मूव करेगा, तो 4 kg वाला भी विल मूव डाउन, यानी कि 4 के लिए भी क्यू आएगा। और साथ में एस बोला है, यानी कि 4 के लिए 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, 40 माइनस 20 कर लो, तो इधर 4 इंटू ए हो जाएगा, तो 20 और ये 4, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, डबल ब्लॉक वाला क्वेश्चन जो काफी लोगों के लिए एक तरह से हेडेक का भी काम करता है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बोला गया है कि आपको 2 ब्लॉक दिया है, एक ब्लॉक में ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे ब्लॉक में नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड है। ऐसा हो सकता है कि काफी लोगों को लगे शायद इसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए था, गलती से वेलोसिटी दिया है, नहीं ये वेलोसिटी है। बट वेलोसिटी का काम क्या है उसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बताता हूँ कि वेलोसिटी का यूज क्या है, क्या क्यों यहाँ पे वेलोसिटी को डाला गया है। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए मैं इसका डेटा क्या आएगा, 1 2 20 10 और 0.4 0.6। अब हमें पता करना है एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स और दोनों का रिलेटिव क्या ये मैच होगा, वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो चलो देखते हैं। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है जो कि है यहाँ पे ऐसे, ये 2 kg वाला नीचे है और ऊपर 1 kg वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 kg वाले के लिए इधर आ जाएगा और इधर 1 kg वाले के लिए आ जाएगा। इधर 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा और इधर 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। ठीक है, इधर का आपको म्यू दिया है 0.6, इधर का आपको म्यू दिया है 0.4। ठीक है, अब देखो अगर आपको सबसे पहले 1 kg वाले को मूव कराना है, 1 kg वाले के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। 1 kg वाले को अगर मूव कराना है तो यहाँ पे 1 kg वाले के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, सबसे पहले तो वो देखते हैं। तो 1 kg वाले के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बनेगा
म्यू एम जी यानी कि 1 इंटू 10। म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू है 0.4, तो 0.4 इंटू 1 इंटू 10, तो डेट विल गिव यू 4 न्यूटन। ठीक है, यानी कि पहले वाले के ऊपर 4 न्यूटन लगना चाहिए। दूसरे वाले के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो दूसरे वाले के साथ सीन ऐसा है, अब मैंने बोला था कि ये जो वेलोसिटी है उसका यूज किया, वेलोसिटी बेसिकली आपको यूज किया गया है कि ब्लॉक एक्चुअली कहाँ पे मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि अगर हमें ब्लॉक का डायरेक्शन पता होगा किधर मूव करेगा, उसके हिसाब से इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा उसका हमें आइडिया मिलेगा। सिंस 1 kg वाला ब्लॉक राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की तरफ, हेंस ये जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लगने वाला है। सिमिलरली अगर 2 kg वाले ब्लॉक में आओगे, 2 kg वाला ब्लॉक इधर मूव कर रहा है और 2 kg वाले ब्लॉक में दो फ्रिक्शन काम करेगा, एक 1 kg और दोनों के बीच का जो कॉन्टेक्ट है इधर फ्रिक्शन लगाएगा, और दूसरा जो ग्राउंड है, ग्राउंड और इस 2 kg के बीच में जो फ्रिक्शन है वो, यानी कि दो फ्रिक्शन यहाँ पे लगने वाला है। तो ये जो ब्लॉक है वो दो तरह का फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगा पीछे की तरफ, एक तो ये वही 4 न्यूटन वाला जो 1 kg और 2 kg के कांटेक्ट की वजह से बिल्ड होने वाला है, और दूसरा यहाँ पे ये 0.6 जो ये है इनका सरफेस जो है जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल लो जो भी है, ये 0.6 मेंशन है यहाँ पे। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपको देखने को मिलेगा म्यू इंटू एम, मास टोटल कितना हो जाएगा 3 इंटू 10, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 18 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे लगेगा 18 न्यूटन। चलो फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया। अब हमें पता करना है 1 by 1 कि एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कौन सा, ब्लॉक 1 kg, 1 kg वाले का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन दिखना कितना है, तो ए हम लिख सकते हैं F by मास। F है 4 न्यूटन, मास है 1 kg, सो आपको मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन, मास 1 kg, हाँ इधर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ए के लिए होना चाहिए नन, यानी कि ए का एस होना चाहिए, बाकी कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो हो सकता है वही ऑप्शन हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मुझे लग रहा है। देखते हैं नेक्स्ट, अगर आप 2 kg वाले के लिए देखोगे 2 kg वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 2 kg वाले में नेट फोर्स लग रहा है 18 + 4 22 न्यूटन, तो इसका जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा इसको E1 बोल लो, इसको E2 बोल सकते हैं, तो नेट फोर्स जो लगेगा यहाँ पे 22 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 kg, दैट विल गिव यू 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 11 कहीं पे है तो बी के लिए हाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर पी, यानी कि ए का एस बी का पी, चलो यहीं पे दिखा देते हैं, ए का एस और बी के लिए पी, ए के लिए एस दिख रहा है और बी के लिए पी दिख रहा है, यानी कि यही ऑप्शन होगा। और रिलेटिव के लिए बोल रहा है 17 है, रिलेटिव क्या 17 होगा, चलो देखते हैं। रिलेटिव तो 17 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप A2 और A1 को देखोगे दोनों एक इधर की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा इधर की तरफ मूव करेगा, दोनों का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो आपको मिलेगा A1 माइनस माइनस ऑफ A2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन 11 + 4 15 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे आपको दिया हुआ है 17, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सी जो है वो भी नन पे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। ठीक, तो ये हो गया यहां तक सॉल्व। आप पढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ प्लेन सरफेस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है वो किसी प्लेन सरफेस पे मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना 10 मीटर पर सेकेंड, इन द प्रेजेंस ऑफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड एट द सेम टाइम इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, यानी कि ऑपोजिट में कोई फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज कर होगा, तभी वो फोर्स के बाद भी एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर पा रहा है, यानी कि फ्रिक्शन उसको होल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे बोला है कि द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगेगा वो कितना होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इतना अप्लाइड फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स को भी क्या होना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होना पड़ेगा, जो कि बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और उसका डायरेक्शन ऑपोजिट में होगा, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उतना लोड नहीं लेना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था कई बार, ये रॉकेट वाला क्वेश्चन है, जब हम लोगों ने एनएलएम के बारे में डिस्कस किया था तब हम लोगों ने यहाँ पे रॉकेट वाला क्वेश्चन भी एक दो सॉल्व किया था। अब इसमें क्या है कि देखो, रॉकेट का मास दिया हुआ है आपको 1000 kg, यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड उसको प्रोजेक्ट किया गया है, गैसेस आर एग्जॉस्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। ठीक है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी आपको दिया हुआ है VR कितना है 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको निकालना है व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल का मतलब क्या होता है, आपको इनडायरेक्टली बोला है dm/dt निकालो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना होगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट सो एज टू लिफ्ट द रॉकेट अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। चलो देखते हैं, मैं इसको साइड में बना लेता हूं। देखो, रॉकेट है ये ऊपर की तरफ अगर मूव करता है तो एक थ्रस्ट फोर्स इसको देना होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कई बार। ठीक है, अब जो इसका
एग्जॉस्ट गैसेस का जो कंबशन होता है वो कंबशन होने के बाद गैस कहाँ पे मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, जिसका वैल्यू आपको कितना दिया है 100 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर ये 100 मीटर पर सेकेंड है और अगर ये थ्रस्ट फोर्स है तो थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो अगर आप वहां पे आओगे तो इसका कुछ कहानी ऐसा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता सकता हूँ, वहां पे जगह नहीं होगा। इसका आई थिंक 100 kg दिया है, इज इट करेक्ट? 100 नहीं 1000 kg है। एग्जॉस्ट गैस का जो रेट है वो 100 मीटर पर सेकेंड बोला गया है और ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये जा रहा है ऊपर की तरफ। अब हमें एक चीज पता है, एक फॉर्मूला डायरेक्टली होता है इसका कि जो थ्रस्ट फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू v रिलेटिव इनटू dm by dt, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। अब जो थ्रस्ट फोर्स होता है वो कितना होगा, थ्रस्ट फोर्स यानी कि बेसिकली इसका जो mg है, इसका जो mg है उसी को इक्वेट करने के लिए हम थ्रस्ट को जो थ्रस्ट फोर्स है वो लगाते हैं fth, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होना पड़ेगा, मास ऑफ द रॉकेट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये mg के बराबर ही हो जाता है बेसिकली। और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा 100, रिलेटिव टू द रॉकेट है एक्चुअली, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, ध्यान रखना, ये विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट होता है, इनटू डीएम बाय dt, बस हो गया, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। यहाँ पे 0 यहाँ पे 00 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा dm by dt 100 kg per second, and that's your answer। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मशीन गन वाला। ये भी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मशीन गन है जो 40 ग्राम का बुलेट फायर कर सकता है, 40 ग्राम का बुलेट फायर करता है 1200 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि द मैन होल्डिंग अ गन कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकेंड एट द मोस्ट, हर एक सेकेंड में कितना बुलेट यहाँ से फायर हो सकता है। तो चलो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे मोमेंटम और इंपल्स का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अप्लाई होने वाला है। तो देखो बुलेट का मास दिया है 40 ग्राम, यानी कि इसको लिख सकते हैं 40 × 10⁻³ kg, क्योंकि ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वेलोसिटी दिया है 1200 मीटर पर सेकेंड, फोर्स दिया है 144 न्यूटन। हमें पूछा है नंबर ऑफ बुलेट्स, कितना बुलेट पर सेकेंड ना, हाँ पर सेकेंड तो स्मॉल एन होगा, यानी कि आपको ये निकालना है। इसके बारे में भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, कैपिटल एन और स्मॉल एन का कॉन्टेक्स्ट कभी कभार किसी किसी केसेस में यूज हो गया हो, ठीक है। अब देखो इसको हम अप्लाई करेंगे किसमें, इसको अप्लाई करेंगे इस केस में, हम लिखेंगे F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब जब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखते हैं, ये एक बुलेट का मोमेंटम आपको बता रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं कई सारा बुलेट्स फायर हुआ है, तो ओवरऑल जो मोमेंटम निकल के आएगा सब मोमेंटम को हमें ऐड करना होगा, और सिंस सब बुलेट का डायरेक्शन एक ही होगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स, लेट्स से वो n है, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे ना, आपको n नहीं निकालना है, यानी कि अगर क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे, यहाँ पे बोला है पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में, यहाँ पे पूछा है हर एक सेकेंड में फायर्ड पर सेकेंड एट द मोस्ट, मैक्सिमम एक सेकंड में कितना बुलेट फायर हुआ, यानी कि पर सेकंड के फॉर्म में हमें उसको कैलकुलेट करना है। पर सेकंड के फॉर्म में अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको बेसिकली बोला है आप n बाय डेल्टा टी का वैल्यू निकालो और डेल्टा पी यहाँ पे आ जाएगा। डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट। अब बुलेट का मोमेंटम कितना चेंज होगा, अब बुलेट का ट्रिगर दबाने से पहले मोमेंटम कितना होता है, बुलेट तो मूव करेगा नहीं, इनिशियल मोमेंटम 0, तो जो भी मोमेंटम यहाँ पे आएगा बुलेट फायर होने के बाद का जो वेलोसिटी है वही यहाँ पे आने वाला है। तो एफ आपको देखने को मिलेगा 144, n बाय डेल्टा टी वही हमें निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड इनटू डेल्टा पी कितना होगा, डेल्टा पी आपको मिलेगा मास इनटू वेलोसिटी, 40 × 10⁻³ इनटू वेलोसिटी है 1200। अब यहां से मुझे दिख रहा है कि ये कट जाएगा, कौन कौन कटेगा, एक जीरो, ये 3 0 के साथ ये कट गया, 12 से काट सकते हैं इसको 12, और 4 से काटोगे 3, तो दिस इज आवर आंसर, स्मॉल n दैट इज इक्वल टू कैपिटल N बाय डेल्टा टी। ये बस एक जनरल फॉर्मेट है जो हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना लिया है कि कैपिटल N होगा तो नंबर ऑफ बुलेट्स कितना फायर हो रहा है, और अगर स्मॉल n लिखोगे तो वो इसमें पर यूनिट टाइम भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो n स्मॉल n यानी कि 3 बुलेट पर सेकंड यहाँ पे फायर किया जा रहा है, और अगर आप कैपिटल N को निकालोगे तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल कितना टाइम में कितना बुलेट फायर हो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डबल ब्लॉक का क्वेश्चन है। अब देखो डबल ब्लॉक वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है, इसको यहीं पे करने की कोशिश करते हैं, चलो देखते होगा कि नहीं। ब्लॉक दिया है हमें, आई होप ये शो हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, इट शोज दैट
कि एक ब्लॉक है, इसका मास है 100 kg, इसका मास है 100 kg और नीचे वाले का है 200 kg, ठीक है। ऊपर वाले का 100 kg है, नीचे वाले का 200 kg है, और जो ए है उसको वॉल के साथ यहाँ पे बांध दिया गया है, यानी कि ए जो है वो ब्लॉक मूव नहीं कर सकता है, और ए के ऊपर हम फोर्स लगा भी नहीं रहे, हम फोर्स बी के ऊपर लगा रहे हैं। तो इस टाइप 2 वॉल इज शोन इन द फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी 0.2, इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, एंड बिटवीन बी एंड द ग्राउंड इज 0.3, इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 आपको दिया हुआ है। द मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक बी ब्लॉक को मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स हमें कितना चाहिए होगा। चलो देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के थ्रू आप पता कर लो कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। सबसे पहला काम वही होता है डबल ब्लॉक का जो भी क्वेश्चन है, कि हर एक सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है। तो पहले वाले का, इसका मैं F1 बोल लेता हूँ और नीचे वाले को मैं F2 बोल लेता हूँ। F1 का वैल्यू आएगा म्यू mg, यानी कि म्यू का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। म्यू का वैल्यू कितना है? म्यू का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा कितना बोले, 0.2 इंटू 100 इंटू 10। तो यहाँ से अगर इसको काटोगे तो आपको मिलेगा 200 न्यूटन। इज इट करेक्ट? हाँ, यहाँ से एक डेसिमल, यहाँ से एक जीरो गया, 200 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है। दूसरा, बी वाले सरफेस पे नीचे की तरफ यहाँ पे एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, तो उसकी वजह से F2 आएगा। F2 कितना होगा? F2 आपको देखने को मिलेगा म्यू, दैट इज 0.3 इंटू टोटल मास। अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो इन दोनों की वजह से लगने वाला है, यानी कि 200 प्लस 100 300 लगेगा, साथ में एक जी भी आएगा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 900 न्यूटन, 900 न्यूटन। F1 की वजह से 200, F2 की वजह से 900। अब हमें करना क्या है, हमें पूछा है कि द मिनिमम फोर्स F रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक बी। अब बी ब्लॉक को अपोज कौन कर रहा है? अगर बी ब्लॉक को हम यहाँ पे मूव कराना चाहते हैं F फोर्स लगाकर, तो एक तो ए और बी के बीच में जो कांटेक्ट है दैट इज प्रोवाइडिंग ए फ्रिक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 200 न्यूटन, यानी कि इधर की तरफ एक 200 न्यूटन लगने वाला है। और जो ग्राउंड और बी है उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना है? वो है 900। यानी कि अगर ब्लॉक को मूव कराना है तो इन दोनों फोर्सेस को ओवरकम करना होगा, जो कि मिलके कितना प्रोवाइड कर रहा है? 1100 न्यूटन प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि अगर आपको इस ब्लॉक को मूव कराना है तो एटलीस्ट मिनिमम आपको 1100 न्यूटन या फिर उससे ज्यादा अप्लाई करना ही होगा। तो 1100 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों को ऐड कर दो, दैट शुड बी योर आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी, 11 के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार देख लो, इसको मैं व्हाइट बोर्ड में करा देता हूँ, यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं होगा। बोला कि 60 kg mass is pushed with enough force to start it moving. 60 kg mass is pushed with enough force to start it moving, and the same force is continued to act. Same force is continued to act afterwards, ठीक है, यानी कि मूव करने के बाद भी उसी फोर्स को ही अप्लाई किया जा रहा है। ध्यान देना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अच्छा काइनेटिक और स्टैटिक दोनों दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 बोला है और स्लाइडिंग यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 बोला है। अब हमें पूछा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। चलो अच्छा क्वेश्चन ये, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे, ये कुछ ऐसा होगा कि एक 60 kg का आपके पास ब्लॉक है, उसके ऊपर हमें फोर्स लगाना है। कितना फोर्स नहीं पता, वही हम पता करेंगे। अब इस सरफेस में दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, म्यू एस हमें दिया है 0.5 और जो म्यू के है वो हमें दिया हुआ है 0.4, ठीक है, और इसका मास है 60। तो सबसे पहले म्यू एस निकालते हैं, क्योंकि म्यू एस अगर पता होगा तो हमें ये पता होगा कि एटलीस्ट उसको मूव कराने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए वो हमें पता चल जाएगा। तो जो एफ एस निकल के आएगा, एफ एस कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू म्यू 0.5 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 300 न्यूटन। यानी कि ब्लॉक को मूव कराने के लिए 300 न्यूटन चाहिए। और क्वेश्चन में यही बोला है, क्वेश्चन में अगर वापस जाओगे आप, क्वेश्चन में यही बोला है कि जो फोर्स लगाया गया है enough with push to it enough force to start it moving, यानी कि enough force अगर लगाते हैं such that ये अगर मूव करना स्टार्ट करता है तो कितना अप्लाई करेंगे? इतना, यानी कि applied force must be equal to the static frictional force that is equal to 300 न्यूटन। और यही प्रॉपर्टी भी कहता है फ्रिक्शन का कि अगर ब्लॉक को मूव कराना है तो 300 न्यूटन हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यहाँ पे लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब फोर्स जो है वो कॉन्टिन्यूअसली भी कितना लगेगा? 300 न्यूटन ही लगने वाला है, ओके। लेकिन अभी एंट्री हो चुकी है काइनेटिक फ्रिक्शन की। द मोमेंट द ब्लॉक विल स्टार्ट टू मूव, अभी काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा। कितना होगा? चलो काइनेटिक फ्रिक्शन का भी मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। एफ के आपको मिलेगा म्यू इंटू एम, एम कितना है? 60 इंटू जी, तो इधर से आपको मिलेगा, डेसिमल उड़ जाएगा तो 240 मिलेगा। यानी कि इसको, इस ब्लॉक को पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन 240 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाकर अपोज करेगा, और ड्राइविंग फोर्स है 300। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? बस आपको पता चल गया क्या करना है, 300 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 60। तो ऊपर भी 60 नीचे भी 60,
तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। हड़बड़ी में काफी लोगों से गलती ये भी हो सकती है कि 300 निकाल लिया, फिर 60 से 300 को डिवाइड किया, वहां से भी शायद काफी लोगों ने आंसर निकाला होगा। बट ध्यान देना, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि उस फोर्स को हम लोगों ने कॉन्टिन्यूसली अप्लाई किया है, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ है नहीं, आप पढ़ के आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये काफी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक कॉइन है, अगर आप उसको किसी लिफ्ट से गिरा देते हो, यहां से अगर कॉइन को गिराते हो आप, तो वो टी टाइम लेता है, T1 टाइम लेता है, T1 टाइम में आगे फ्लोर में गिरता है। एक और कॉइन, अगर उसी कॉइन को आप एक मूविंग लिफ्ट में लेते हो, मूविंग लिफ्ट में अगर उसको गिरा देते हो, वो लिफ्ट कैसे मूव करे, ऊपर की तरफ मूव करे, ऊपर बोला कि नीचे बोले, ऊपर बोले ना, मूविंग अप। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कॉइन के साथ क्या होगा, कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। तो सिंपल सा केस है, अगर आप बोलते हो कि नॉर्मली लिफ्ट रुका हुआ है, तो अगर उसमें T1 अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, और अगर यहाँ पे लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो लिफ्ट कॉइन को जब छोड़ोगे तो सरफेस ऊपर की तरफ आ रहा है, तो बाय द टाइम ये यहाँ तक पहुंचेगा, इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। दैट मींस T1 विल बी ग्रेटर देन T2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, ये काफी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, 14, हाँ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, क्या बोला है। An inclined plane of height h and length l have an angle of inclination theta. The time taken by the body to come from the top to the bottom of this inclined plane will be. चलो इसको कैसे करेंगे दिखाता हूं मैं। आई होप क्वेश्चन देख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इंक्लाइन प्लेन का आपको हाइट दिया हुआ है और इसका लेंथ दिया हुआ है। दिस इज द हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, दिस इज द लेंथ एल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। ये वाला लेंथ होगा इंक्लाइन प्लेन का। अभी साथ में बोला इसका इंक्लिनेशन थीटा भी दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है, थीटा भी गिवन है। हमें पूछा है टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक किसी ब्लॉक को आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम हमें फिगर आउट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हमेशा टारगेट किया करो इक्वेशन ऑफ मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ए हमें मिलेगा कितना, जी साइन थीटा, ऑब्वियस सी बात है, इंक्लाइन प्लेन में जो भी एक्सेलरेशन होता है वो जी साइन थीटा बन जाता है। अगर फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन के फॉर्म में उसको बिल्ड करते हैं, सिंस फ्रिक्शन का कुछ मेंशन नहीं है, एक फ्रिक्शन बोला नहीं है, रफ सरफेस ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हमें उसको स्मूदी मान के सॉल्व करना होगा। अब सिंस यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो आप उसको 0 मान सकते हो, तो इसके लिए आप लगा दो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ओके, एस यानी कि एस का वैल्यू कितना होगा, एल हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर करेगा वो ut, इनिशियली 0 है तो इसको 0 मान सकते हैं हम लोग, हाफ इंटू ए की जगह पे आ जाएगा जी साइन थीटा। अब यहाँ तक काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, फंसे कहाँ पे होंगे उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, काफी लोग इसमें फंसे होंगे मुझे पता है, तो कहाँ पे फंसे होंगे विल टॉक अबाउट इट। अब देखो हमें चाहिए क्या, टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए क्या करते हैं, टाइम टी स्क्वायर को रखते हैं, बाकी सबको उधर लेके चलते हैं, तो इधर आपको मिलेगा 2l बाई जी साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में 2 है, जी साइन थीटा भी है, लेकिन यहाँ पे एल नहीं है, एल की जगह पे इसको एच के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो एल को एच के फॉर्म में कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थीटा है, ये एल है, ये एच है, तो हमें पता है जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि एच बाय हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे एल को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसको लिखना होगा एच बाय एल साइन थीटा, सॉरी एच बाय साइन थीटा। तो बस एल की जगह पे आप साइन थीटा को लिख दो, आपका काम हो गया। तो यहाँ पे आएगा जी साइन थीटा, एल की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एच बाय साइन थीटा, यानी कि ये बनेगा साइन स्क्वायर, ये बनेगा साइन स्क्वायर। तो जब यहाँ पे रूट लगाएंगे साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो विल गेट साइन थीटा रूट 2h बाई जी, ये आपका हो जाएगा आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए 1 बाई साइन थीटा रूट ओवर 2h बाई जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, होप यू गॉट इट। इनकेस अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप इसको ले सकते हो स्क्रीनशॉट। चलो मैं पहले तो इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, फिर मैं बैक आके इसको दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक बोला दिया है डेटा कि ए मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg lying on ice when given a velocity of 6 meter per second is stopped by friction in 10 seconds, then coefficient of friction is कितना होगा। चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखो अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए साइड में आ जाता हूँ। ओके चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अब जो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15, वहां पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है मार्बल ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, ठीक है, आइस पे ये इट इज लाइंग ऑन आइस, ठीक है, इसके पास वेलोसिटी है और क्वेश्चन में मेंशन है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये जो है ना,
ये एक पॉइंट बाद में क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी था और अभी स्टॉप हो गया है, यानी कि इसके पास जो 6 मीटर पर सेकंड है ये इनिशियल वेलोसिटी की तरह बिहेव करेगा, स्टॉप हो गया यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0। टाइम दिया यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें लग रहा है हमें अप्लाई करना होगा, टाइम है इनिशियल फाइनल दोनों है, यानी कि क्लियर इंडिकेशन है हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो पहले डेटा नोट कर लेते हैं, इधर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर रिटार्डेशन लेगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, F इक्वल टू एम है, ये वाला फ्रिक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसको आप लिख सकते हो, चलो इसको बाद में वो करेंगे। टाइम कितना दिया, टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड, मास दिया 2 kg, फाइनल वेलोसिटी इसका होना चाहिए 0, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आके वो रुक जाएगा, यहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिटार्डेशन क्यों लेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कैसे बिहेव करेगा, फ्रिक्शन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू mg दैट इज इक्वल टू ma, एम कैंसिल, आपको मिलेगा एक्सेलरेशन का वैल्यू म्यू जी, और इसको हमें नेगेटिव के फॉर्म में लेना है। अब लगा दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 6। अब सिंस ये पीछे की तरफ लग रहा है यानी कि ये रिटार्डेशन की तरफ बिहेव कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट हमें यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाना होगा। म्यू कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया है, नहीं वही निकालना है, म्यू इज द अननोन वैल्यू, और जी वी नो इनटू टी, टी कितना है, टी 10 है, ठीक है। बस यहाँ से म्यू का वैल्यू लिख लो, म्यू इक्वल टू आपको मिलेगा 6 बाई जी इंटू 10 यानी कि 100 हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू 0.06, तो म्यू का वैल्यू 0.06 यानी कि ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, डी शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सच कुछ है नहीं, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन लग रहा है। अ बॉडी ऑफ मास 0.25 kg, a body of mass 0.25 kg is projected with a muzzle velocity 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि गोली की स्पीड बताई गई है, गोली का मास है 0.25 और गोली की स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ टैंक ऑफ मास 100 kg, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दैट टैंक, यानी कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा स्मॉल m इंटू स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल V, ये लग जाएगा। स्मॉल m कितना है, स्मॉल m है आपके पास 0.25, 0.25 को आप 1/4 भी लिख सकते हो फ्रैक्शन में, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 100 है, मास ऑफ द टैंक 100 है, वेलोसिटी ऑफ द टैंक निकालना है, बस हो गया, ये बन जाएगा 1/4 यानी कि 0.25। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा उसमें कुछ था नहीं, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, अभी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला गया है कि a bullet moving with a velocity of 30 √2 meter per second is fired into a fixed target. It penetrates into the target to the extent of s meter. If the same bullet is fired into a target of thickness s by 2 meters and of the same material with the same velocity, then the bullet comes out of the target with velocity. ये कितना होगा हमें पता करना है। तो बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, penetrates into the target to an extent of s meter. इफ द सेम बुलेट इज फायर्ड, अब अगर हम डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो रुकेगा नहीं, उस मटेरियल को वो पेनेट्रेट करके बाहर निकल के आएगा, और उसके बाद भी उसके पास एक वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी कितना होगा हमें वो पता करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम इस तरह से टारगेट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन को इस फॉर्म में दिया हुआ है कि एक बुलेट है, वो मूव करेगा, यहाँ पे एस मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, एस मीटर बोले ना, हाँ एस मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब यहाँ से वो पेनेट्रेट करता है तो यहाँ पे जाके वो रुक जाता है, यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी था बुलेट के पास, बुलेट का मास हमें नहीं दिया लेकिन उसका वेलोसिटी है, चलो वेलोसिटी को यू मान लेते हैं, तो हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, अब ये जो ब्लॉक है, ये जो प्लैंक है, वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, कितना कैसे रोकेगा, ये प्लैंक इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा F इंटू एस, जो F होगा वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है, उस मटेरियल के हिसाब से वो प्लैंक जो है बुलेट को रोकने की कोशिश करेगा। ये तो हो गया पहला केस। दूसरे केस में क्या कहेगा, वही बुलेट है, वही वेलोसिटी है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसका जो लेंथ है ना हमने उसको आधा कर दिया है, अभी लेंथ जो है s/2 हो गया है, तो इन दैट केस जो अभी ये उसको रोकने की कोशिश करेगा, पूरा रोक नहीं पाएगा क्योंकि पूरा लेंथ होता तो वो रोक लेता है इसको, यहाँ पे आके फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे बुलेट का वेलोसिटी 0 ना होकर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा, और वो कितना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम इक्वेशन हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल, ये कितना वर्क डन करेगा, हम बोलेंगे F इंटू s/2 इतना वर्क डन करेगा। साथ में यहाँ पे एक और चीज मेंशन है कि इस वाले पार्ट में जब ये बुलेट यहाँ से निकल के बाहर आएगा, इस वाले पार्ट में बुलेट का अपना काइनेटिक एनर्जी भी रहने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुलेट के काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे।
बस आप इस वाले पार्ट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर दो, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ये इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको लिख सकते हो हाफ mu स्क्वायर fs बाई 2, यानी कि fs बाई 2 करने का मतलब है mu स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो इसको मैं हाफ इंटू mu स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकता हूँ, प्लस इधर आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से हमें निकालना है v, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है ना कि किस वेलोसिटी से बाहर निकल के आएगा, ये वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हाफ 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 कैंसिल, मास भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 और इधर आएगा v स्क्वायर। सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा u स्क्वायर बाई 2, यानी कि इधर आ जाएगा 2u स्क्वायर, u स्क्वायर बाई 2 आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब u का वैल्यू कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? u का वैल्यू 30√2 दिया है, तो v स्क्वायर अगर रूट लोगे तो आपको मिलेगा v इक्वल टू u बाई रूट 2, तो u आ जाएगा 30√2 बाई रूट 2, तो ये कैंसिल, आपको मिल जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे बी, 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। देखो, 2 masses 10 kg and 20 kg respectively are connected by massless spring। एक 10 kg 20 kg है, इसको हम लोगों ने massless spring से कनेक्ट किया है। A force of 200 न्यूटन एक्ट ऑन 20 kg ब्लॉक, इसके ऊपर 200 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है एट एन इंस्टेंट शोन इन द फिगर। ठीक है 10 kg ब्लॉक जो है उसके ऊपर एक्सेलरेशन बोला गया, इसका एक्सेलरेशन हमें दिया है, कितना दिया है? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो देखो, इसका 10 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर हमें पता है, उसका अगर हमें मास पता है, तो 10 kg वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा वो हम निकाल सकते हैं, जो कि होने वाला है क्लियरली 12 × 10, यानी कि F इक्वल ma लगा सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 120 न्यूटन। अब सिंस ये एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग का प्रॉपर्टी ये होता है कि इस साइड में जितना फोर्स लगेगा, स्प्रिंग ऑपोजिट साइड में उतना फोर्स डेवलप कर लेता है, बस दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। यानी कि यहाँ पे 20 kg वाला फील करेगा कि ये जो F है वो उसको खींच रहा है कितना? 120 न्यूटन फोर्स से, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 200 न्यूटन और इधर है 20 kg। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होगा हमें क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 200 माइनस 120 बाई 20, यानी 80 बाई 20। 80 बाई 20 का मतलब है 4 होना चाहिए, दैट इज 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे बोला है कि द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन विल बी। क्या होने वाला है? काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो इसके लिए आप देख लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब अगर हमें इसमें स्लोप निकालना होगा तो क्या करना है? डिस्टेंस से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब सर डिवाइड करना है। तो आप एक काम करो, इसमें ना आप विथ रिस्पेक्ट टू s इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन। अब एक काम करते हैं, हमें प्रोपोर्शनल पूछा है ना, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है हर जगह, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन कैसे होगा? इनवर्सली डायरेक्टली इक्वल नहीं पता, प्रोपोर्शनल बोला है तो हम एक काम कर सकते हैं, कांस्टेंट को डायरेक्टली हटा देते हैं यहाँ से। तो कांस्टेंट को अगर आप हटा दोगे तो आपको मिलेगा, कांस्टेंट को हटा देंगे तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो आपको यहाँ पे मिलेगा d बाई ds ऑफ v स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर dk बाई ds होगा, इज प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू v, फिर आएगा dv बाई ds। एंड व्हाट इज v dv बाई ds? ये तो एक्सेलरेशन ही होता है ना, तो हो गया दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्सेलरेशन, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। बस इसको ऐसे आपको टारगेट करना था, सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। तो काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको स्लोप निकालना है या फिर स्लोप, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों का रेशियो एक बार निकाल के देख लो, वही तो इसका स्लोप होगा। डीके बाई डीएस करोगे तभी तो आपको स्लोप मिलेगा, तो वो स्लोप हो गया आपका एक्सेलरेशन के बराबर। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? हाँ, इसके लिए मुझे नेक्स्ट यहाँ पे जगह होगा तो यहीं पे कर लेते हैं। हाँ, हो जाना चाहिए, चलो ट्राई करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि 200 ग्राम का एक मास है, इसको एक पर्टिकुलर हाइट से हमने फेंका है 2 मीटर, यानी कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दो आप, ये ग्राउंड है, इसके साथ आप स्प्रिंग कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब इसको एक ब्लॉक है जिसका मास है 200 ग्राम, यानी कि 0.2 kg बोल लो, उसको हमने यहाँ से फेंका है। कितना हाइट से फेंका है? हमने उसको 2 मीटर हाइट से फेंका है, ठीक है। अब सिंस यहाँ पे ग्राउंड से बोला नहीं है तो हम इसको स्प्रिंग से कंसीडर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं रहता। और इस तरह का क्वेश्चन जो भी होता है, आपको जो हाइट है वो स्प्रिंग के सरफेस से दिया रहता है।
अब जब ये यहाँ पे आके गिरा, इसने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया, 0.5 यानी कि 50 सेंटीमीटर इसने कंप्रेस किया। चलो कोई इशू नहीं है। हमें पूछा है फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, तो बस इसमें क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा बाय द ऑब्जेक्ट वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी गेन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे सबका वैल्यू दिया है, मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 0.2, यानी कि इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 200/1000 लिख देता हूँ, बाद में काटने में आसानी होगा। जी का वैल्यू 10 आ जाएगा। एच कितना है, एच का वैल्यू आपको मिलेगा 2 मीटर और साथ में 50 यानी कि हाफ, तो 2 और 0.5 को अगर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2.5। इसको फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो 5/2, इधर आ जाएगा हाफ इंटू के, वही हमें निकालना है। और एक्स स्क्वायर यानी कि ये दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि स्प्रिंग इतना ही कंप्रेस हुआ है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स का वैल्यू 50 सेंटीमीटर यानी कि होता है हाफ, तो हाफ को 2 बार लिख दो। तो ऐसे लिखने का बेनिफिट ये होता है कि आपको काटने में थोड़ा आसानी मिल जाता है। यहाँ पे देखो 3 0, यहाँ पे 3 0 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा 2 2 4 2 8 5 40, यानी कि के का वैल्यू आपको मिलना चाहिए 40 न्यूटन पर मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वर्क डन बाय ए, फोर्स कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल आर के एंड 2k, एक का k है दूसरे का 2k है। इफ द टू वायर्स आर स्ट्रेच इक्वली यानी कि x का वैल्यू दोनों का सेम होगा, ये x का वैल्यू सेम बोल रहा है दोनों के लिए, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग दोनों का सेम हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, तो आपको मिल जाएगा फॉर्मूला हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर, पहले वाले का, दूसरे वाले का 2k, तो w भी आपको मिल जाएगा हाफ इंटू 2k इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, k बाई k, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेसिक टाइप का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि एक ब्लॉक है वो v स्पीड से मूव कर रहा है, ये स्प्रिंग को x डिस्टेंस तक कंप्रेस करता है बिफोर इट्स स्पीड इज हाफ, यानी कि कंप्रेस करने के बाद वो रुक नहीं जाता है, कंप्रेस करता है कितना x डिस्टेंस कंप्रेस करने के बाद में ब्लॉक का जो स्पीड है वो हाफ ही होता है, वो रुक नहीं जाता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब इसको आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ से वो ब्लॉक मूव कर रहा है, कितना स्पीड से मूव कर रहा है, ब्लॉक का जो स्पीड है आ गया भाई, हाँ यहाँ पे है, v स्पीड से मूव कर रहा है जिसका मास है m। अब ये ब्लॉक स्प्रिंग को जो है ना थोड़ा कंप्रेस करता है, कितना x कंप्रेस करता है, x कंप्रेस करने के बाद भी इसका वेलोसिटी 0 नहीं होता है, इस इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी v/2 बन जाता है। इसका ब्लॉक का ध्यान रखना, स्प्रिंग का नहीं, ब्लॉक यहाँ पे आके कंप्रेस करेगा, स्टिल उसके पास वेलोसिटी है। तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ क्या करना है, आप क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो देख लो, हाफ mv² इनिशियली, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक तो स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है हाफ kx², साथ में उसका वेलोसिटी टोटली 0 नहीं हुआ है, स्टिल उसके पास वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है, आधा ही ड्रॉप हुआ है ना, यानी कि आधा उसके पास अभी बचा हुआ होगा, हाफ m v/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ 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 कट जाएगा, निकालना क्या है, निकालना है हमें स्प्रिंग कांस्टेंट k का वैल्यू कितना है वो हमें निकालना है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करो, यहीं से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा, m नहीं कटेगा, m रहेगा यहाँ पे, तो m v² माइनस इसको अगर इधर लेंगे तो हमें मिलेगा v²/4, इधर आ जाएगा k² kx², सो kx² विल बी इक्वल टू, इधर आ जाएगा 3v²/4, सो 3v²/4 मुझे दिख रहा है, m भी तो है ना, m भी तो आएगा यहाँ पे 3mv²/4, तो x² यहाँ पे आ जाएगा, तो हो गया आंसर है 3mv²/4 x², 3mv² डिवाइडेड बाय 4x², यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको समझने में। एन आइडियल मासलेस स्प्रिंग एस कैन बी कंप्रेस 1 मीटर बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, यानी कि इनडायरेक्टली हमें इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बता दिया गया है, F इक्वल टू kx होता है ना, तो F इक्वल टू आपको बता दिया गया है 100, सॉरी k इक्वल टू आपको बता दिया गया 100 न्यूटन पर मीटर। द सेम स्प्रिंग इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, inclined at 30 degree with the horizontal at 10 kg block of mass m released from rest at the top of the inclined and is brought to rest momentarily after compressing the spring by 2 meter। g का वैल्यू दिया है, आपको पता करना है कि जब ये ब्लॉक आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ना, इस वाले पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा वो आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है। आई होप क्वेश्चन सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बनाता है एक्चुअली। देखो इसका हाइट हमें दिया है h, ऑल्दो इसकी जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, एंगल दिया है 30 डिग्री, स्प्रिंग यहाँ पे, ये ब्लॉक यहाँ पे,
ब्लॉक आके स्प्रिंग पे स्ट्राइक करेगा। अब क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो स्प्रिंग है ना वो 2 मीटर तक यहाँ पे कंप्रेस होगा। चलो कोई बात नहीं, 2 मीटर तक कंप्रेस होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितना है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं कितना होने वाला है। तो ये डिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है यहाँ पे। और स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता है कितना होगा। क्वेश्चन में बोला है कि जो एफ होता है ना दैट इज इक्वल टू के एक्स। अब फोर्स अगर आप 100 न्यूटन लगाते हो तो उसके लिए 1 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये 100 न्यूटन पर मीटर, के का वैल्यू हमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले आप यहाँ पे स्प्रिंग को, ये जब आके यहाँ पे कंप्रेस करेगा तो कितना दूर तक वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा वो आपको पता करना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखो। अब जब ये यहाँ से वहां तक मूव करेगा उसका जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस है वो उसको हमें वर्टिकल कंपोनेंट के थ्रू लेना है। कैसे होगा, इसमें सबसे पहले हमें लगाना है mgh दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इतना वो कंप्रेस करेगा, x का वैल्यू 2 हमें दिया है, k का वैल्यू भी हमें पता है। यहाँ से हम d को निकालेंगे। d को कैसे निकालेंगे देखो, स्प्रिंग को वो कंप्रेस करके जब यहाँ तक आ जाएगा ना उस वाले डिस्टेंस को हमें लेना है, तो आपको लेना है यहाँ पे mg, h की जगह पे आपको लिखना है d+2। क्योंकि एक और क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था ना, जब ये स्प्रिंग आके यहाँ पे गिर रहा था, स्प्रिंग के ऊपर जब वो ब्लॉक आके गिर रहा था तो हमने पूरा जो कंप्रेस हुआ था ये 50 सेंटीमीटर जो दिया हुआ था क्वेश्चन में उसको भी हमने इंक्लूड किया था। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, बट वर्टिकली आपको उसको लेना होगा। तो d+2 आएगा, लेकिन हमें ये नहीं लेना है, हमें वर्टिकल लेना है। तो वर्टिकली कितना शिफ्ट होगा, वर्टिकली शिफ्ट के लिए हम उसके साथ एक sin 30 लगा देंगे और ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर। के का वैल्यू चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए टाइम लग सकता है, आराम से इसको करते हैं। अब देखो मास कितना दिया है, ब्लॉक का मास हमें 10 kg दिया है, तो mg का वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू d+2, यहाँ से d हम निकाल सकते हैं, sin 30 हाफ, यानी कि ये हाफ और ये कैंसिल हो जाएगा। k का वैल्यू कितना है 100 इंटू यहाँ से x का वैल्यू कितना है 2, यानी कि 4 हो जाएगा। तो 100 कैंसिल, आपको d का वैल्यू यहाँ से मिल गया 2, यानी कि ये है 2 मीटर। अब सवाल आएगा 2 मीटर, तो चलो यहाँ से d का वैल्यू निकाल लिया, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना को निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस होगा, वही उसके काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। यानी कि वापस हमें अप्लाई करना है mgh इक्वल हाफ, इस बार kx नहीं mv स्क्वायर आएगा, तो mm कैंसिल कर दो डायरेक्टली। g कितना है, g होगा 10, हाइट कितना है, अब हाइट का ध्यान रखना, हाइट कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक आएगा, क्योंकि द मोमेंट ये स्प्रिंग को टच करेगा उसका वेलोसिटी कितना है हमें पता करना है। हाइट कितना मिला है, हाइट हमें मिला है, हाइट यानी कि ये वाला पार्ट। हाइट कैसे आएगा, हाइट हमें लिखना है इसको d sin 30 के फॉर्म में, क्योंकि अगर आप कंपोनेंट को देखोगे ये ऐसे, ये अगर d है, सॉरी ये अगर हम लोग किस लेते हैं, हाँ d अगर है ये अगर 30 है तो ये वर्टिकल हाइट कितना हो जाएगा, ये d sin 30 हो जाता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली sin 30 के फॉर्म में लिख दिया है। तो इधर से आ जाएगा v स्क्वायर। अब देखो d का वैल्यू हमें पता है कितना है 2, sin का वैल्यू है हाफ, v स्क्वायर है, और इधर हाफ भी तो है ना, हाँ इधर हाफ भी तो आएगा, इधर भी एक हाफ है इंटू v स्क्वायर, हाफ ऑफ कैंसिल, आपको मिल गया v स्क्वायर का वैल्यू 20, और यू कैन से v इज इक्वल टू √20। तो v का वैल्यू √20 आना चाहिए कि इस इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी √20 होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इनकेस अगर स्क्रीनशॉट लेना था आप ले सकते हो, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ए पे आई थिंक सॉल्व होना चाहिए, थोड़ा जगह है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि प्लैंक ऑफ मास 10 kg, ये प्लैंक है, प्लैंक 10 kg का है, इसके ऊपर हमने 2 kg का एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है प्लेन और प्लैंक के बीच में, यानी कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, इनके बीच में फ्रिक्शन है लेकिन यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, दिस इज अ स्मूथ सरफेस, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है 0.5। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द प्लैंक हॉरिजॉन्टली इन फर्स्ट 2 सेकंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर कितना काम होगा। तो पहले 16 न्यूटन अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो पहले तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेते, कितना लगना चाहिए, म्यू एम जी, म्यू एम इंटू जी, तो यहाँ पे आएगा 10 न्यूटन। ओके, यानी कि 10 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है। ठीक है, अगर इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगता है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन लगने वाला है फोर्स बाय मास, फोर्स कितना लग रहा है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्म में आ रहा है, 10, मास है 2 kg, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सवाल लगा यार फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा, वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स तो हमारे पास है, हमारे पास अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन सिंस हमारे पास एक्सेलरेशन है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करेगा, तो आप लिख दो s इक्वल टू हाफ a इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना मिला है 5 मिला है, टाइम कितना है, टाइम क्वेश्चन में बोला 2 सेकंड, तो इधर आ जाएगा 4, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 10 मीटर।
डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये इधर खींचेगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा। फ्रिक्शनल फोर्स 2 kg वाले पे कहाँ लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स 2 kg वाले पे इधर ही लगने वाला है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वर्क डन का वो आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम यानी कि 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर ए टिक किया तो ध्यान रखना नीचे वाला ब्लॉक जो है वो इधर मूव करना चाहेगा ना, जो नीचे वाला ब्लॉक है वो इधर मूव करना चाहेगा, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ये ध्यान रखना। प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, लेकिन ऊपर का जो ब्लॉक है प्लैंक ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो मूव करेगा। ध्यान रखना इस बार फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पॉजिटिव वर्क डन करेगा इस वाले क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। तो डबल ब्लॉक के केस में कभी कभार फ्रिक्शन जो है वो पॉजिटिव वर्क डन कर सकता है। जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव वर्क डन करता है, और वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन डिसाइड होता है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है देखो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल का इक्वेशन आपको दिया है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिकली फॉलो होने वाला है। U जूल में है, x मीटर में है, ठीक है। पार्टिकल ट्रेवल्स अप टू +6। अच्छा ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये ध्यान रखना कि पार्टिकल जो है वो x = 6 मीटर तक ट्रेवल कर रहा है। अप टू बोल देना, अप टू मतलब इस वाले पॉइंट पे v का वैल्यू हो जाएगा 0। v का वैल्यू 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी भी 0, और काइनेटिक एनर्जी जब 0 हो जाता है उस मोमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? वो मैक्सिमम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये पोटेंशियल और काइनेटिक का मैक्सिमम मिनिमम को कंपेयर करने वाला खेल बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में चलता है। तो अगर आप देखोगे कि x = 6, x = 6 में पोटेंशियल कितना होगा? तो 6 का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 6 - 2 4 स्क्वायर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कितना? 26 जूल, ठीक है। ओके, इसको बेटर होगा मैं आई होप क्वेश्चन देख लोगे, इसको मैं यहीं पे करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा जगह लगेगा इसको लिखने के लिए। तो देखो इक्वेशन हमें दिया हुआ है u = 10 + x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या बोला है कि जब x का वैल्यू जब 6 था तो वहां पे जाके वो अप टू 6 x = +6 तक वो गया है, x = +6 तक वो गया है, तो वहां पे जाके वो रुक गया। रुकने के बाद क्या हो जाएगा? v = 0, v 0 होते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी 0। काइनेटिक एनर्जी 0 होने की वजह से x = 6 जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला जो कि होता है k + u। टोटल एनर्जी क्यों निकाल रहा हूँ इसका रीजन है, देखो एट 6 x = 6 हम देख रहे हैं टोटल एनर्जी का रिलेशन कैसा बनेगा। काइनेटिक तो 0 हो गया, पोटेंशियल कितना बनेगा? पोटेंशियल के लिए हम लिखेंगे 10 + x - 2 यानी कि 6 - 2 दैट इज 4 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा टोटल एनर्जी कितना है? 26 जूल, यानी कि इस पूरे सिस्टम के लिए 26 जूल इज द टोटल एनर्जी, ठीक है। अब देखो अगर आप ऑप्शंस पे आओगे ना, ऑप्शन में आपको दिखाया गया है, ऑप्शन में आपको बोला गया है कि ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस पार्टिकल ट्रेवल्स अप टू -2 और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 16। अब दोनों में से या तो दोनों करेक्ट होगा या फिर एक करेक्ट या फिर एक रॉन्ग होगा। तो देखो अगर मैं एक काम करता हूं, क्या काम कर सकता हूं? देखो अगर मैं यहाँ पे इस केस में, हाँ इस केस में अगर E का वैल्यू मैक्सिमम तो 26 जूल है, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का कंबाइन करके जो एनर्जी होता है वही मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। इसके अलावा वो ज्यादा उससे हो नहीं सकता है। तो अगर आप यहाँ पे इस केस में अगर आप E का वैल्यू 26 जूल लेते हो, उसको आप ऐसे लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल का वैल्यू कितना है? 10 + x - 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने वापस इसको क्यों लिखा? वापस इसको लिखने का रीजन ये है कि हमें पहला स्टेटमेंट जो मेंशन किया है, पहला स्टेटमेंट बोला है कि x जो है वो नेगेटिव -2 तक जाता है कि नहीं जाता है। तो उसके लिए क्या होगा? अगर वो -2 तक जा रहा है तो पहला चीज तो ये है कि k को वापस 0 करना होगा, क्योंकि -2 अगर आता है तो फिर ठीक है, -2 नहीं आएगा तो कुछ और तो आंसर आएगा। तो एक तो 6 आ गया है, दूसरा कितना है? क्योंकि x का वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो दो वैल्यू डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ से अगर x के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 16 दैट इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो x - 2 आपको देखने को मिलेगा, स्क्वायर लगाओगे तो +-4 बन जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आइदर आपको +6 देखने को मिलेगा या x का वैल्यू आपको -2 देखने को मिलेगा, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 होने वाला है। तो x = -2 आ गया, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब हमें चेक करना है कि दूसरा वाला करेक्ट होगा या नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट में बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है वो 16 जूल है। क्या वो 16 जूल होगा? देखो काइनेटिक एनर्जी को अगर एग्जिस्ट करना होगा तो एक रिलेशन हम ये देख सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो U को मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है। अगर U को मिनिमम होना पड़ता है तो U को मिनिमम करने के लिए उसका इक्वेशन हमारे पास है ये। अब U का मिनिमम वैल्यू कब आ सकता है? अब अगर आप लॉजिकली सोचोगे x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एक ही वैल्यू फिट हो रहा है जिस केस में U का वैल्यू मिनिमम आएगा। कितना? x का वैल्यू जब 2 पुट करोगे। अब पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि 2 के अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करो, सिंस यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर आप x का वैल्यू -1 पुट करते हो
तो -1 -2 मिलकर -3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर बनकर वो 9 हो जाएगा, यानी कि वो 0 कभी बनेगा ही नहीं। यानी कि इस पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट एक ही मिलेगा x इक्वल टू जहां पे ये 0 शो करेगा। और जब x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दोगे तो आपको u का वैल्यू कितना मिल जाएगा, u का वैल्यू आपको मिलेगा 10 जूल। यानी कि यहां से हमने ये पता किया है कि u का वैल्यू मिनिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। बाकी तो x का वैल्यू हमें वेलोसिटी 0 होते ही, सॉरी k का वैल्यू वेलोसिटी 0 होते ही वो 0 हो सकता है, लेकिन u का वैल्यू 10 जूल जो है वो कैसे होगा, जब x का वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू 2 होते ही u का वैल्यू मिनिमम, और u का वैल्यू मिनिमम होते ही k का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। अब सिंस k प्लस u का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 26 हो सकता है, तो 26 में से अगर 10 जूल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ले गया तो काइनेटिक एनर्जी के पास कितना बचेगा, 16 जूल बचेगा। तो हेंस ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स बोथ हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बॉय ऑफ मास 40 kg गेट्स एनर्जी ऑफ 21 जूल बाय ईटिंग अ ब्रेड। ठीक है, एनर्जी उसने कंज्यूम किया है, उसके पास मास है, इसका एफिशिएंसी 28%, तो हाइट दैट कैन बी क्लाइम बाय हिम यूजिंग दिस एनर्जी। तो इसके लिए आप अप्लाई कर दो ये इक्वेशन, mgh हाइट क्लाइम करेगा दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी 28% है ना, यानी कि 28% ऑफ द टोटल एनर्जी। बस यही आपको इक्वेशन अप्लाई करना है। तो मास है 40, g है 10, हाइट हमें पता करना है 20, यानी कि 28/100 इंटू 21 किलो जूल, यानी कि हमें लिखना होगा 21,000। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 2 1 2, यहाँ से 0, यहाँ से 0 गया, 4 से काटोगे तो 7, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 21 इंटू 7, एक 0 और भी है ना, एक 0 और आ जाएगा, तो ईच आपको मिलेगा 7 1 7 147/10, 14.7 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, बिना पेन पेपर यूज किए आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो क्वेश्चन में मेंशन किया है कि बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। ये पकड़ लिया ना, आपका काम हो गया। कांस्टेंट पावर मतलब क्या होता है, कांस्टेंट पावर का मतलब होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वेरिएबल हो जाता है, करेक्ट। और एक्सेलरेशन के वेरिएबल होते ही अगर आप देखोगे dt यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ के फॉर्म में आप इसको देख सकते हो। तो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होता है तो डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनता नहीं है, ये तो बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा, बनेगा खाली ये, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस बारे में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में डिस्कस किया था क्लास में कि जब dt ग्राफ होता है, dt ग्राफ में एक्सेलरेशन वेरिएबल होते हैं वो कर्व बन जाता है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, सॉरी जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तब इस तरह का बनता है, और एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो वो ज्यादा स्टीप बनाता है ऐसे, और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होता है कांस्टेंट के लिए तो इस तरह का ग्राफ बनाता है। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर से थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। एनीवे लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक कार है जिसका मास है m, ये एक्सेलरेट कर रहा है ऑन ए लेवल स्मूथ रोड अंडर द एक्शन ऑफ ए सिंगल फोर्स F। द पावर डिलीवर्ड टू द कार इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू p। ठीक है, if the velocity of the car at an instant is v, then after traveling how much distance will it become double। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो डबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि पावर जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर वाला वर्ड मेंशन होते समझ जाना वहां पे एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप क्या करो कि p इक्वल टू एफ वी ऐसे लिख लो, क्यूब एफ वी लिखा है, क्यूब डब्ल्यू बाई टी नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एट एन इंस्टेंट बोला है, इंस्टेंटेनियस पावर का कॉन्सेप्ट हमें लगाना होगा यहाँ पे। अब सिंस यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इसको एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, एम ए भी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ p इक्वल टू एम भी डीवी बाई डी टी लिख सकता हूँ, डीवी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ इंटू डी। अब यहाँ से क्या करो, dx को इधर ले जाओ, p dx बन जाएगा, ये बन जाएगा m v स्क्वायर dx। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे x निकालना है, कितना डिस्टेंस। तो x के लिए मुझे इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो यहाँ से आएगा 0 to x, यहाँ से आएगा वेलोसिटी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी कि पहले अगर v था अभी क्या हो जाएगा, अभी 2v हो जाएगा। तो बस यहाँ से आ जाएगा आपके पास px दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर है तो v क्यूब बाई 3 बन जाएगा, 3 को बाहर ले आते हैं, इधर आएगा v से 2v, तो px विल बी इक्वल टू m बाई 3, इधर आपके पास आ जाएगा 8 क्यूब माइनस वी क्यूब, यानी कि आपको मिल जाना चाहिए 7 वी क्यूब, 8 माइनस 1 7 होगा ना, हाँ, तो यहाँ से x मिल जाएगा 7m वी क्यूब बाई 3p, 7m वी क्यूब बाई 3p, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, चलो इसको पहले समझ लो। यहाँ पे बोला है कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्मूथ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड u, व्हाट इज द एंगल विद वर्टिकल वेयर इट लूजेस कांटेक्ट विद द हेमिस्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन को अगर पढ़ लोगे तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब कैसे सॉल्व करना है, चलो मैं दिखा देता हूँ इसको सॉल्व करने का आइडिया। अगर इसको एग्जाम में सॉल्व कर ले तो वेरी गुड, सॉल्व नहीं हुआ है तो डोंट वरी, हम बात कर लेंगे इसके बारे में कैसे सॉल्व करना होगा। अब मुझे ड्रॉ करना होगा एक हेमिस्फीयर, देखो दिस इज द हेमिस्फीयर, यहाँ पे वो ब्लॉक है, यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा r, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब ये यहां से मूव करते यहाँ पे कहीं पे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि वो कांटेक्ट लूज कर रहा है, कितने एंगल पे वो कांटेक्ट लूज करेगा वो हमें पूछा गया है, दैट वी डोंट नो, चलो पता कर लेते। तो क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर लो, दिस एंगल शुड बी थीटा, ये थीटा का वैल्यू कितना है वो हमें पता करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इनिशियली वेलोसिटी u है, फाइनली वेलोसिटी मान लेते हैं v है, v को हटा लेंगे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट काम क्या करो, नेक्स्ट काम कंपोनेंट देखो, अगर ये इधर इस इंस्टेंट पे अगर उसने कांटेक्ट लूज किया होगा तो नीचे तो उसका mg लग रहा होगा, यस mg का कंपोनेंट इधर लगेगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी mg cos थीटा, और ऊपर की तरफ लगेगा एक नॉर्मल डायरेक्शन n, ठीक है। अब देखो इस इंस्टेंट पे ये सर्कुलर मोशन की थ्रू सर्कुलर मोशन की तरह मूव कर रहा है, तो क्या अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, डेफिनेटली लगना चाहिए। तो कैसा लगेगा, हम लोग बोलेंगे mg cos थीटा जो होगा माइनस n, क्योंकि n उसको अपोज करेगा, दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r इज द रेडियस ऑफ द पाथ, जिसको यहाँ पे कैपिटल R बोला गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे वो कांटेक्ट लूज करेगा तो कैन वी से n का वैल्यू 0 हो जाएगा, n इक्वल टू 0, क्यों, बिकॉज कांटेक्ट लूज होगा, यहाँ पे कांटेक्ट अगर लूज होता है तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं mg cos थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। अब एक काम ये कर सकते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल, एंगल का फॉर्म हमें यहाँ पे पता करना है, ठीक है। अब इसको हमें u के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, कैसे कर सकते हैं, अब मुझे एक चीज दिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, और ये पार्टिकल जो है ना एक पर्टिकुलर हाइट तक नीचे ड्रॉप हो चुका है, कितना, h हाइट तक इसको मान लेते हैं। अगर ये h होगा तो क्या हम इस हाइट को r माइनस h कह सकते हैं, हाँ टोटल r है तो ये r माइनस h हो जाएगा, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये भी r है, तो आप यहां से लिख सकते हो जो cos थीटा होगा वो होता है r माइनस h बाय r, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग देखते हैं, तो h का वैल्यू यहां से आपको देखने को मिलेगा r इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब इसका यूज क्या होगा, चलो देखते हैं इसका यूज क्या होने वाला है, क्योंकि पार्टिकल ड्रॉप हो यहां से यहां तक, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों हमने एज्यूम किया है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2gh, v स्क्वायर कितना है, v स्क्वायर कितना है v स्क्वायर यहां से आ जाएगा, v स्क्वायर को आप लिख सकते हो, mm कैंसिल कर दो, तो v स्क्वायर आ जाएगा rg cos थीटा माइनस u स्क्वायर इक्वल 2g, h का वैल्यू कितना मिला है, h का वैल्यू यहां से मिल गया r इंटू 1 माइनस cos थीटा, ऐसे लिख दो r इंटू 1 माइनस cos थीटा, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका काम हो गया। ऑप्शन में ध्यान देना, ऑप्शन में खाली cos वाला ऑप्शन टारगेट करो, देखो अगर मैं इसको ऑप्शन से टारगेट करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि साइन वाला तो आएगा नहीं, cos वाला ही आएगा। अब cos में 3gr है 6gr है, और 4/3 2/3 6 और 3, अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इट्स बेटर कि एक बार 2-3 स्टेप फॉलो कर लो। अब देखो यहां से rg cos थीटा आएगा, इधर माइनस यूज कर, इधर आ जाएगा 2gr माइनस 2gr cos थीटा आ जाएगा, 2 cos थीटा g इधर लिख देते हैं। इसको अगर मैं इधर लेके आता हूं तो ये बन जाएगा 3gr cos थीटा, और ये बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gr, बस हो गया। तो cos थीटा कितना बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा सबसे पहले तो आएगा u स्क्वायर बाय 3gr प्लस gr कैंसिल 2/3, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, cos थीटा u स्क्वायर 3gr 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर 3gr 2/3, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, बी इज द यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे आपको दिया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम को मतलब यहां से छोड़ा गया है, यहां से पेंडुलम को छोड़ा गया है, वाइब्रेटिंग विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 90 डिग्री, एम्पलीट्यूड मतलब ये जो एंगल है ना वो कितना बनेगा उसी को यहाँ पे एम्पलीट्यूड के फॉर्म में बताया गया है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड, एक तो वर्टिकली अपवर्ड बोला है, दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड बोला है। तो जब ये मूव कर रहा होगा ऐसे, किस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, किस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन का वैल्यू डाउनवर्ड होगा, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है।
तो यहाँ से जब ये पार्टिकल मूव करते हुए ऐसे आएगा, इस इंस्टेंट पे जब पहुंचेगा, इस इंस्टेंट पे क्या होगा, इस इंस्टेंट पे ये ऊपर की तरफ इसका टेंशन लग रहा होगा और ये इधर की तरफ मूव करना चाहेगा। जब ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, इसके ऊपर एक क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, जिसका वैल्यू होता है v²/r और उसका डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। लेकिन आपके माइंड में एक डाउट आएगा, भाई नीचे भी तो mg लग रहा होगा, लेकिन ओवरऑल मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन होने की वजह से क्या होता है, t - mg लिखते हैं ना, t - mg इक्वल mv² लिखते हैं हम इसको, तो ये बन जाएगा mv² यानी कि m इंटू ए सी। तो ये कहाँ पे डायरेक्ट करेगा, ये टुवर्ड्स द टेंशन डायरेक्ट करेगा। तो वर्टिकली अपवर्ड के लिए ये अल्फा को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, ये ऐसे आके इधर इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 0 डिग्री तो हो गया। 0 डिग्री कहाँ पे, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये हो जाना चाहिए। वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए पार्टिकल को यहाँ पे होना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये बोला है कि अगर ये पार्टिकल, ये जो पेंडुलम जाके यहाँ तक जाएगा तो मोमेंटरीली वो रेस्ट पे आएगा। मोमेंटरीली जब वो रेस्ट पे आता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब माइंड में ये डाउट आएगा कि भाई नीचे भी लग रहा है ऊपर भी लग रहा है, तो नेट तो इधर लगना चाहिए, बट जब मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगा तो एसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, v²/r। मोमेंटरीली रेस्ट यानी कि v का वैल्यू 0, तो उस मोमेंट पे एसी का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। और जब एसी का वैल्यू 0 हो जाएगा, इन दैट केस खाली एक ही डायरेक्शन बचेगा, वो है वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि g यहाँ पे डिसाइड करेगा, यानी कि a इक्वल टू g वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो अगर कॉन्सेप्ट पता होगा आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। अ पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल थ्रेड ऑफ लेंथ L is projected horizontally from its lowest position। ठीक है, with velocity कितना 7 gl/2। द स्ट्रिंग विल स्लैग आफ्टर स्विंगिंग थ्रू एन एंगल बिटवीन, कितना एंगल पे वो स्लैग करेगा। अब प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगा, ये एक केस होता है कि जब v का वैल्यू लेस देन √gr होता है, तब वो क्या होता है, पेंडुलम की तरह ऐसे ऑसिलेट करता है। जब v का वैल्यू √2gr से लेकर √5gr के बीच में होता है, तब वो कहाँ पे स्लैक होता है, तो वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, फिर एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे स्लैक होके वो वापस आ जाता है ऐसे, यानी कि वो यहाँ पे 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के रेंज में वो स्लैक होता है। और लास्ट केस था कि जब वो √5gr या फिर उससे बड़ा होता है, तो वो सर्कल को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे 7gl/2 है, 7gl यानी कि आप इसको 3.5gl लिख सकते हो, √3.5gl। 3.5gl क्लियरली इन दोनों रेंज में है, 2 और 5 के बीच में आता है ना 3.5, यानी कि वो कहाँ पे स्लैक होगा, 90 और 180 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी याद होगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि बॉल इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इक्वल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल व्हिच इज रोटेटिंग एट फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स लोअर एंड। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड डज द बॉल रिमेन एट रेस्ट। चलो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर कर लिया होगा दैट मीन्स आप लोगों का फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, और अगर आधा तक भी गए होगे बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे बोला है कि इसका जो लोअर एंड है ना, इस लोअर पॉइंट के अबाउट ये मूव कर रहा है। कौन सा, ये ब्लॉक जो है इस लोअर पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि इसका फ्रीक्वेंसी दिया है, अच्छा यानी कि जो ओमेगा होगा, ओमेगा इक्वल टू 2πf होना चाहिए, लेकिन एफ आपको कितना दिया है 0.5 हर्ट्ज, यानी कि हाफ हर्ट्ज आपको दिया है, 2π इंटू 1/2 दिया है आपको, तो आपको ओमेगा दिया है पाई रेडियन पर सेकंड के फॉर्म में, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू हमें मिल गया है। अब ये अगर ये जो मास है ये अगर मूव कर रहा होगा तो कैन वी से ये जब ये जो वेज है ये चारों तरफ अगर घूम रहा होगा ऐसे, तो ये उसका रेडियस हो जाएगा इस ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ओके, अब नीचे की तरफ लगेगा mg, ऑल्दो हमें mg से मतलब है नहीं, क्योंकि mg इधर लगेगा फिर इधर लगेगा mg cos थीटा, वही पुराना केस, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन। अब हमें पता करना है कि ये जो सर्कुलर मोशन ये एग्जीक्यूट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक इधर एक कंपोनेंट लगने वाला है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे लगने वाला है। कौन सा फोर्स, आप बोलोगे कि देखो इधर नॉर्मल है तो इधर की तरफ लगेगा n cos थीटा, इधर लगेगा n sin थीटा, चलो ठीक है। फिर ये एंगल बनेगा थीटा, तो ये n sin थीटा, ओके नो इश्यूज। यानी कि आप एक कंपोनेंट ये लिख सकते हो जो n sin थीटा है ना, n sin थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, m r ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। दूसरा n का cos कंपोनेंट भी है, आप उसको लिख सकते हो n cos थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो होगा mg के बराबर। अब यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिल गया, 1/2 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा r ओमेगा स्क्वायर बाय g। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ओमेगा स्क्वायर यानी कि क्या है, पाई स्क्वायर। अब इसको r इंटू पाई स्क्वायर बाय जी लिख सकते हो,
अब दोनों को जब काट दोगे, क्योंकि पाई स्क्वायर का वैल्यू ऑलमोस्ट जी के बराबर आ जाता है, यानी कि 9.8 होता है, ये 9 पॉइंट समथिंग आता है, तो दोनों ऑलमोस्ट कट जाएगा, तो आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10 थीटा, यानी कि ये एंगल कितना है, ये एंगल हमें दिया है ना 30 डिग्री, तो आपको दिया है आर इक्वल टू 1/√3। आर का वैल्यू 1/√3 मिल गया। आपको पता क्या करना है, आपको निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड डज द बॉल रिमेन एट रेस्ट, यानी कि लोअर डिस्टेंस से ये जो बॉल है ये कितना डिस्टेंस है, ये इंक्लिनेशन ऑफ हाइट हमें निकालना है। अब हमें ये मिल चुका है, हमें ये एंगल पता है, दैट इज 30 डिग्री ओनली, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट कितना होगा, तो आपको पता है कि अगर इस तरह का आप शेप बनाते हो, ये वैल्यू आपको कितना मिला है, ये 1/√3 मिला है, ये आपको पता है कितना है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो इसको अगर आप डी मान लेते हो तो आप लिख सकते हो cos 30 इज इक्वल टू 1/√3/d, तो d आपको मिल जाएगा 1/√3 इंटू cos 30 हो जाएगा 2/√3, तो 2/3 दैट विल गिव यू 0.67 मीटर। दिस इज योर आंसर। सेंटीमीटर है, मीटर जो भी यूनिट है, मीटर है, मीटर इज द यूनिट। एक और मेथड फॉलो कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको बताने के लिए, बट मैं बता देता हूँ। आप एक काम करना, यहाँ पे आप सूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। कैसे, मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करके देखना इसको। अगर आप इस ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ब्लॉक के ऊपर नीचे लगेगा एक mg sin थीटा, यस, और जब ये मूव कर रहा होगा बाहर की तरफ, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा ना उसके ऊपर, कौन सा, सूडो फोर्स mr² लगेगा, mr ओमेगा स्क्वायर लगेगा। अब इसका इस mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला जो है mr ओमेगा स्क्वायर है, इसका एक कंपोनेंट आएगा, ये थीटा होगा, ये 30 होगा, तो ये भी तो 30 होगा, तो ये 30 डिग्री है, चलो इसको थीटा ही मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। इन दोनों को इक्वेट करके भी आपको सेम रिलेशन मिल सकता है, तो चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो वैसे कर लो, दोनों केस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी के फॉर्म में, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, ऐसा कुछ लोड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज प्रोजेक्टेड, 2 kg का एक मास है, उसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया है, यही बोला है ना, पावर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एट इज हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पावर कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg लगेगा नीचे की तरफ, पार्टिकल मूव कर रहा होगा इधर u cos थीटा से यहाँ पे। हाईएस्ट पॉइंट यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करते वो इंस्टेंटेनियस पावर नहीं, कुछ दूसरा पावर बन जाएगा, वो वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा फिर, तो आप लिख सकते हो f इंटू एफ डॉट बी। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको लिखना होगा एफ बी cos थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, 90 डिग्री, तो cos 90 यानी कि 0, तो आपको आंसर मिल जाएगा डी, यानी कि पावर हो जाएगा 0। सिंपल सा बेसिक टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते। 34 में क्या है, 34 वाला सिंपल, कोई ऐसा लोड नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस ओ पॉइंट के अबाउट ये जो ए बी और सी है तीनों ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है, सबका मास सेम है, आइडेंटिकल पार्टिकल है, सबका मास सेम है, तो जो सी है, सी के लिए टेंशन कितना होगा, आप बोलोगे एम आर, आर कितना होगा, एल प्लस एल प्लस एल 3l ओमेगा स्क्वायर। फिर बी का टेंशन कितना होगा, ये इसका डायरेक्टली मैंने नोट्स बताया था आप लोगों को। बी के लिए होगा, बी वाला जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपके पास m इंटू 2l, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2l ओमेगा स्क्वायर, लेकिन साथ में ये भी तो ऐड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे b के लिए m2l और इधर आ जाएगा m, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, बेटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। देखो ये आपको 3 पार्टिकल दिया हुआ है, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, दिस इज O, ये L और ये L है। टेंशन एट C कितना हो जाएगा, m 3l होल स्क्वायर इंटू ml ओमेगा स्क्वायर, ये C के लिए हो गया। टेंशन एट B कितना हो जाएगा, आप बोलोगे टेंशन एट C प्लस m 2l ओमेगा स्क्वायर, तो टेंशन एट C है ये, तो दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा m 5l ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा टेंशन एट ए, वो बन जाएगा टेंशन एट बी प्लस m l ओमेगा स्क्वायर, यानी कि टेंशन एट ए यानी कि यहाँ से इस वाले पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है ना, तो इसके अबाउट यहाँ पे टेंशन कितना होगा, l लेंथ दूर है ये पॉइंट। दूसरे वाले के लिए देखोगे तो ये वाला पॉइंट 2l लेंथ दूर है बी वाले पॉइंट के लिए, और तीसरे वाले के लिए 3l डिस्टेंस दूर है, तो b का अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा m इंटू 6l ओमेगा स्क्वायर।
और तीनों का रेशियो निकालोगे तो आपको एम एल और ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिखेगा, खाली नंबर्स बचेगा, तो आपको मिलेगा 3:5:6, क्योंकि लास्ट से बोला है ना, पहले बीसी के बीच में, यहाँ पर टेंशन होगा 3 रेशियो का, एबी के बीच में बोला, एबी के बीच में रेशियो होगा 5 रेशियो का, टेंशन होगा 5 रेशियो का, और ओए के बीच में होगा 6 रेशियो का। 3, 5, 6 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसके बाद का उतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ये बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि बुलेट ऑफ मास मूविंग विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u strikes a stationary wooden block of mass m suspended by a string of length l. The bullet emerges out of the block with speed u by 4, यानी कि स्ट्राइक करने के बाद बुलेट का स्पीड कम हो गया, कितना, 4 गुना कम हो गया है। If m equal to 6m, the minimum value of u so that the block can complete the vertical circle is. चलो कैसे करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन है भी एक्चुअली। देखो इसको कैसे कर सकते हैं। एक बुलेट है, बुलेट के पास u अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पीड है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M, जिसका मैग्नीट्यूड 6m के बराबर है, ठीक है, ये कहानी है इसकी। अब बुलेट ने जब इसको पेनेट्रेट किया, इसके बाद क्या होगा, बुलेट यहाँ से निकल गया, लेकिन निकलने के बाद जो बुलेट का स्पीड है वो u/4 हो गया है। और जब ये अपना वेलोसिटी इसने लूज किया है, उस वेलोसिटी को लूज करने के बाद में इस बुलेट ने इस ब्लॉक को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड की है ताकि वो लूप को कंप्लीट कर सके, इसीलिए हम इसको √5gl बोल देंगे, यानी कि आफ्टर द कोलिजन। यहाँ पे जो कोलिजन का वैसे क्वेश्चन है नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, तो दूसरे वाले का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो इसको v1 बोल देते हैं। v1 का वैल्यू इतना हो जाएगा, ये v2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, अपना केस वही लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, E = pf लगा दो, आपका काम खत्म। तो देखो इनिशियली रेस्ट पे ये मोशन कर रहा है, तो इसका मास कितना है, मास ऑफ द बुलेट दिया है क्या, मास ऑफ द बुलेट हमें नहीं दिया, m बोला है ना, वेलोसिटी m बोला है, तो mu आ जाएगा। दूसरा फाइनल मोमेंटम, यानी कि दोनों का मोशन एक साथ होगा, तो 6m इंटू इसका वेलोसिटी √5 इंटू जी का वैल्यू होगा 10, l कितना है, l यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसका स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, यानी कि आप इसको हाफ मीटर लिख सकते हो, तो आपको यहाँ पे हाफ दिया हुआ है इसका वैल्यू, प्लस मास ऑफ द बुलेट इंटू उसका वेलोसिटी u/4। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है u का वैल्यू ही निकालना है, बस काम हो गया। ये आएगा 5m कैंसिल, ये u/4 को इधर ले आओ, u - u/4 इधर आ जाएगा, 5 का रूट तो इधर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 6 30, तो 3u/4 = 30, 3 से कटेंगे 10, u का वैल्यू आ जाना चाहिए 40 मीटर पर सेकेंड। क्या 40 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में है, डेफिनेटली है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 40। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्लॉक ऑफ मास m lying on a rough horizontal plane is acted upon by a horizontal force p, एक p फोर्स लगा है and another force q inclined at an angle theta, थीटा एंगल पे वो इंक्लाइन है बट वर्टिकली, ठीक है। The block will remain in equilibrium if the minimum coefficient of friction। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, करते इसको। ओके तो एक ब्लॉक रखा है हमारे पास, इस ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स p लग रहा है, सबसे पहले तो ये है। दूसरा इसका मास है m, नीचे mg लगेगा, ठीक है, और ऊपर तो एक नॉर्मल डायरेक्शन डेफिनेटली लगने वाला है। साथ में ये भी बोला है q फोर्स है, q फोर्स ऐसे लग रहा है इन ए वे कि वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, यही मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक है। द ब्लॉक विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इफ द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, दैट वी हैव टू फिगर आउट, यानी कि हमें यहाँ पे पता है F = होगा μmg, तो इसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, μmg मत लिखो क्योंकि यहाँ पे फोर्स का मल्टीपल कंपोनेंट है, इसको μn लिख दो, इट्स बेटर दैट वे। सबसे पहले तो बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट एक तो ऊपर की तरफ आएगा q cos थीटा, और एक ड्राइविंग फोर्स के अलोंग जाएगा जो कि होगा q sin थीटा, तो n आप लिख सकते हो n प्लस q cos थीटा इक्वल mg, तो नॉर्मल डायरेक्शन आपको मिल गया mg माइनस q cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, फ्रिक्शनल फोर्स का इक्वेशन मिल जाएगा आपको, फ्रिक्शनल फोर्स आपको मिलेगा म्यू इंटू mg माइनस q cos थीटा, तो n को खाली हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ओके। अब हमने क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है mg माइनस q cos थीटा, mg माइनस q cos थीटा 3 ऑप्शन में, अच्छा है, तो डायरेक्टली हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, फिर हम जाएंगे कहाँ पे, हमें निकालना है मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन
ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो आप लिख दो P प्लस क्यू साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा ना, ये फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा म्यू mg माइनस क्यू कॉस थीटा। तो आपको देख के आइडिया लगी गया होगा कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, P प्लस क्यू साइन थीटा, P प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा mg माइनस क्यू कॉस थीटा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते, इसके बाद का क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट वाला नहीं है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 कहाँ गया, अच्छा ब्लॉक का क्वेश्चन है ना। 37 अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें काफी लोग कंफ्यूजन हुए होंगे, इसको कैसे अप्रोच करना है। आपको तीन फोर्स दिया है, F2 और F3 जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मान लो ये F3 F2 है, ये मान लो F3 है, और यहाँ पे बोला है कि पार्टिकल रिमेन्स स्टेशनरी। अगर पार्टिकल को स्टेशनरी रखना है तो F1 को यहाँ पे अप्लाई करना होगा दोनों के बीच में, सच दैट F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है वो F1 के एग्जैक्टली ऑपोजिट जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर आप F1 को रिमूव कर देते हो, F1 को रिमूव करते ही क्या होगा, F2 और F3 का एक रिजल्टेंट आएगा, कितना होगा, आप उसको बोलोगे F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। और ये जो है नेट फोर्स के बराबर होगा, ओके। ये नेट फोर्स कहाँ पे लगेगा, पार्टिकल के ऊपर लगेगा, जिसका मास हमें कितना दिया है, m दिया है, m मास के ऊपर लगेगा। एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए, हम बोलेंगे F नेट बाई m, ठीक है। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि इधर की तरफ एक F1 एक्ट कर रहा था, यानी कि जब ये इक्विलिब्रियम में था F1 का जो मैग्नीट्यूड था वो इसके बराबर था, तो जब इसको F1 को हटा दोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड था, मान लो कि F1 का वैल्यू 10 न्यूटन था, तो इसका भी तो 10 न्यूटन ही आएगा, तो ये F1 के बराबर ही तो हो जाएगा। तो F नेट को हटाकर आप क्या लिख सकते हो, आप F1 बाय m भी लिख सकते हो, वो भी यहाँ पे सही रहेगा, मतलब ये भी करेक्ट ही होगा, तो यानी कि F1 बाय m विल बी द राइट आंसर। तो ये बस घुमाने के लिए F2 F3 को हटा के F1 को यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है, पहले तो डायग्राम देख लो। डायग्राम में आपको यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस दिया है, A और B दो, और यहाँ पे 4 kg नीचे लटकाया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लॉक ऑफ मास 4 kg सस्पेंडेड थ्रू टू लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस A and B, देन A and B विल रीड रेस्पेक्टिवली। क्या क्या इसका रीडिंग आएगा, पहले बोला है 4 kg और 0, दूसरा 0 4 kg, तीसरा 4 kg 4 kg, चौथा 2 और 2 kg। तो अगर आपको क्वेश्चन में स्प्रिंग बैलेंस का कोई मास मेंशन नहीं है, दोनों का अगर कोई मास नहीं रहता है, तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ रीडिंग ही आने वाला है, यानी कि नीचे वाले में 4 kg शो करेगा और ऊपर वाले में भी 4 kg शो करने वाला है। तो ये बस बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, a light string passes over a smooth light pulley connects two blocks of mass m1 m2, ओके। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। देखो पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं मैंने यार, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। m1 m2, if the acceleration of the system is g/8, then the ratio of the masses, masses का रेशियो हमें निकालना है। चलो ओके, तो क्वेश्चन आएगा पुली वाला, पुली बना लेते हैं, इधर m1 इधर m2। ओके, एक्सेलरेशन आप कहीं भी मान लो मेंशन, ये पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया कि किसका मास ज्यादा है, m1 का ज्यादा है कि m2 का ज्यादा है, मेंशन नहीं किया गया। तो एक काम करते हैं, m1 को कम मान लेते हैं, m2 को ज्यादा मान लेते हैं। तो ये g/8 से मूव करेगा, ये g/8 से नीचे मूव करेगा, ये g/8 से ऊपर मूव करेगा। इधर लगेगा m1g, इधर लगेगा टेंशन, ये भी टेंशन, इधर m2g। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है मासेस का रेशियो ना, हाँ मासेस का रेशियो हमें पता करना है। तो पहले वाले के लिए लिख सकते हो आप t माइनस m1g इक्वल टू m1g/8। तो t आपको मिल जाएगा यहाँ से, इसको इधर लेके जाओगे तो आपको मिलेगा 9m1g, ऐड हो जाएगा ना 9m1g/8, ये हो गया t। 9 दिख रहा है, लेकिन 9 के साथ 3 भी है, तो शायद कट सकते हैं, और डायरेक्टली टारगेट नहीं करते, पहले यहाँ भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा m2g माइनस t इक्वल टू m2g/8। टेंशन आपको मिल जाएगा m2g माइनस, डायरेक्टली कर देते हैं, 8 इज द एलसीएम, तो इधर आ जाएगा 7m2g/8, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 7, 8 8 कैंसिल, 9 और 7 का रेशियो बनेगा। 9 और 7 का रेशियो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 5 more questions, 5 नहीं 6 more questions to go। देखो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वन एंड ऑफ अ मासलेस रोप व्हिच पासेस ओवर अ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली P इज टाइड टू अ हुक C। C हुक में कनेक्ट किया गया है, अदर एंड इज फ्री, इफ एंड जो है वो फ्री है। मैक्सिमम टेंशन दैट द रोप कैन बेयर इज 360 न्यूटन। इसके ऊपर लगने वाला जो मैक्सिमम टेंशन है वो 360 न्यूटन है। हमें पूछा गया है कि कितने वैल्यू से, कितना स्पीड से, कितना एक्सेलरेशन से मंकी
शुड मूव डाउन। ध्यान रखना, मूव डाउन बोला है कि मूव अप बोला है, वो डायरेक्शन मैटर करेगा यहाँ पे। तो मंकी को नीचे मूव करना है, यानी कि मंकी नीचे मूव करेगा। मंकी का अपना मास कितना है नीचे की तरफ, उसका मास आएगा 60 यानी कि 600 न्यूटन उसका नीचे की तरफ मास लगने वाला है। और इधर टेंशन मैक्सिमम लग सकता है 360, और इधर ये एक्सेलरेशन है कितना वो हमें पता करना है। तो बस हो गया, हम क्या लिख सकते हैं 600 माइनस 360 डिवाइडेड मास ऑफ द मंकी इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू 600 से 360 जाएगा तो 240 आना चाहिए, 240 बाई 60। तो इसको काटोगे तो 4 शुड बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ लोड नहीं है, इसमें लामिस थ्योरम लगा दोगे काम हो जाएगा, या फिर कंपोनेंट लगा दोगे वैसे भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि ये हमें क्या निकालना है, 2 kg का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है T1, यहाँ पे टेंशन का वैल्यू कितना होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे लगेगा 2G यानी कि 20 न्यूटन। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 30 है, ये भी 30 हो जाएगा। तो ये अगर 30 होता है तो क्या हम इस पूरे एंगल को 90 प्लस 30, क्या इस पूरे एंगल को हम 120 कह सकते हैं? हाँ, आप कह लेते हैं। ये पूरा एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। ये 120 यानी कि ये 180 माइनस 30, ये पूरा एंगल 150 डिग्री का हो जाएगा। अब इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे लामिस थ्योरम लगाना चाहता हूँ, शॉर्टकट में काम हो जाएगा। हमें T1 निकालना है, T2 की जरूरत नहीं है। तो T1 के लिए आप लिख सकते हो T1 बाई साइन कितना आएगा, साइन 120। साइन 120 को लिख लो साइन 90 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू इसका ऑपोजिट 20 के ऑपोजिट में कौन सा, ये 150 डिग्री। तो 20 बाई साइन ऑफ 90 प्लस 60। अब साइन 90 प्लस 30 होता है कॉस 30, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन 90 के साथ 90 सॉरी साइन पॉजिटिव होगा, तो 90 के साथ जो भी आता है वो कॉस हो जाएगा। तो कॉस 30 यानी कि √3/2, और इधर आ जाएगा साइन 60 यानी कि ये हाफ हो जाना चाहिए। तो हाफ ऑफ कैंसिल, तो 20√3 यानी कि T1 आपका बन जाएगा 20√3 न्यूटन। लेकिन आपका आंसर जो है, आंसर कहा गया यार, ओ आंसर ऊपर की तरफ है, 20√3 न्यूटन है। लेकिन आंसर में मुझे दिख रहा है ये केजी वेट में चाहिए ना, आंसर केजी वेट में चाहिए। केजी वेट के लिए क्या करो, इसको 10 से डिवाइड कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2√3। 2√3 यानी कि ऑप्शन नंबर आना चाहिए सी। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41। यस, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक दिया है, 2, 3 और 5 kg का। आपको निकालना क्या है, इसको 10 न्यूटन से अगर खींचते तो टेंशन इन T1 कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो जब 10 न्यूटन से खींचोगे तो 10 इक्वल टू मास टोटल कितना है 5, 3, 8, 10 इंटू ए, तो यहाँ से आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया। अब हमें निकालना है टेंशन T1। तो 2 kg वाले पे फोकस करते हैं। अगर 2 kg वाले ब्लॉक को देखोगे आप, इसको हमने 10 न्यूटन फोर्स से खींचा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है T1 टेंशन, और ये मूव कहाँ करेगा, इधर की तरफ मूव कर रहा है AM 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। तो आप इसको लिख सकते हो 10 माइनस T1 इक्वल टू 2 इंटू 1। तो आपको यहाँ से मिलना चाहिए T1 इक्वल टू 10 माइनस 2, दैट शुड गिव यू 8 न्यूटन। तो T1 शुड बी 8 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 42 का सी, हाँ, इट इज द राइट आंसर। Next, block of mass M1 rests on a horizontal table. A string tied to the block is passed on a frictionless pulley fixed at the end of a table, and to the other end of the string is hung another block of mass M2. Acceleration of the system is, चलो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा केस कि ये एक पुली है, यहाँ पे एक मास है, रेस्ट ऑन अ टेबल। कौन, M1 रेस्ट कर रहा है ऊपर, और इधर M2 नीचे उसको खींचने की कोशिश करेगा, M2G नीचे लगेगा। ठीक है, हमें पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिंपल सा केस है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स दैट इज M2G डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम M1 प्लस M2। तो इसमें सच कुछ था ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायरेक्टली। तो इसमें वो कंपोनेंट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से कराना चाहता हूँ, क्योंकि इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको 2025 में भी देखने को मिला होगा क्या, आई था इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको 2 इंक्लाइन सरफेस दिया है, दोनों का इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, एक रफ है दूसरा स्मूथ है। जो रफ वाला है उसमें जब बॉडी मूव करते हैं उसको 3 गुना टाइम लगता है, और स्मूथ वाले में स्मूथ वाले में मूव करने के लिए जितना टाइम लगता है, रफ वाले में उससे 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है। हमें पता करना है कि रफ वाले का काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। चलो यहाँ से मैं एक अच्छा सा एक शॉर्टकट बता दूंगा आप लोगों को।
पहले तो मैं इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इनकेस कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो देख लो एक बार। ये ब्लॉक मूव करेगा, ये रफ वाला मान लो, रफ वाला है तो इसका म्यू क्या आएगा, एंगल है इसका 45 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एक आइडेंटिकल हम प्लेन बना लेते, इंक्लाइन प्लेन, इसका स्मूथ सरफेस है तो म्यू इसका आएगा नहीं, 45 डिग्री इसका वैल्यू है, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसका भी डिस्टेंस सेम है, दोनों का सेम डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस सेम। कुछ कंडीशन अगर फॉलो होता है तो डायरेक्टली हम उस ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करेगा, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और सिंस ये स्मूथ है तो इसके ऊपर खाली जी साइन थीटा लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा, सॉरी एस नहीं, ई हो जाएगा एक्सेलरेशन ई। अब दोनों के लिए एस सेम है तो आप इसको लिख सकते हो, पहले वाले के लिए एस इक्वल टू, रेस्ट से स्टार्ट होगा, रेस्ट से स्टार्ट होगा तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, लेकिन टी कितना है, इसके लिए 3 गुना टाइम लग रहा है, इसके लिए खाली टी अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, तो इस टी को हम लिख सकते हैं 3t का होल स्क्वायर। दूसरा इसके लिए आ जाएगा हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। क्या करते हैं, दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर देते हैं, यहां से आप जब उसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है क्या, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाता है, ए की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू 9t स्क्वायर, और इधर आपको मिलेगा जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कैंसिल होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ से आंसर देखने को मिलेगा जो कि आना चाहिए मेरे हिसाब से 8/9। अब बोलोगे 8/9 मुझे कैसे पता चल गया, ऐसा नहीं कि मैंने सॉल्व करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक है वो आप मुझे आपको बताना है। अब इसको सिंप्लीफाई करके तो आप म्यू का वैल्यू निकाल लोगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर आपको यहाँ पे दोनों में एस डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों का एंगल आपको सेम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, एंगल सेम है, ये स्मूथ है ये रफ है, इसमें मान लो 3 गुना टाइम लग रहा है जो कि क्वेश्चन में दिया, इसमें टी टाइम लग रहा है, तो शॉर्टकट ये है कि अगर आपको म्यू के निकालना है तो क्या करो, नीचे लिखो जितना गुना टाइम लग रहा है ना उतना उसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 9 आ जाएगा। 3 स्क्वायर 3 गुना टाइम लग रहा है तो 9 करना, अगर 2 गुना लगता तो 4 करते, 2 स्क्वायर 4, 4 गुना लगता तो 4 स्क्वायर 16 करते, तो 3 स्क्वायर 9। अब इस 9 से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, tan ऑफ द गिवन एंगल जो कि है कितना 45 डिग्री। ये ट्रिक इस तरह के केस में काम करेगा। कंडीशन क्या है, दोनों एंगल को इक्वल होना चाहिए, दोनों डिस्टेंस को इक्वल होना चाहिए, तब इसको आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्टेंस इक्वल ना होगा तो आपको फिर दोनों डिस्टेंसेस को ऐसे कंपेयर करके फिर उसको डिराइव करके सॉल्व करना होगा, और अगर दोनों इक्वल है तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा 8/9 यानी कि 44 का होना चाहिए डी, डी इज द राइट आंसर, 44 का डी हो जाएगा राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम हाइट 40 मीटर। ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, मतलब 2025 का लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है ये, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बॉल ऑफ मास इतना ड्रॉप हुआ है, कितना हाइट से, 40 मीटर हाइट से। चलो यानी कि अगर आप 40 मीटर हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे ½ kg आपको हाइट का मास दिया है, बॉल हिट्स द ग्राउंड, ये ग्राउंड को हिट करेगा, कितना वेलोसिटी से हिट करेगा, हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू 40, 2gh, इसको लगा के हम यहाँ पे वेलोसिटी पता कर सकते हैं। दूसरा केस में क्या होगी, बॉल जो है ना यहाँ पे जमीन पे बाउंस होगा, ऊपर की तरफ गया, कितना गया है 10 मीटर तक, ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ तक वो ऊपर की तरफ गया है 10 मीटर। तो जब 10 मीटर ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, इसको v1 बोलते थे, इसको v2 बोलते थे, v2 आपको मिलेगा √2g इंटू 10, ठीक है। अब हमें पूछा है कि इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन विद द ग्राउंड, तो इम्पल्स कितना होगा, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन इम्पल्स जो होता है j दैट इज इक्वल टू डेल्टा p यानी कि mv2 माइनस mv1, तो v2 माइनस v1 कर देते, तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा मास कितना है, मास है ½ kg, इसको साइड में रख देते, v2 कितना है, v2 है ये, दैट इज इधर आ जाएगा 200, यानी कि इसको मैं 10√2 लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस इधर का कितना है, इधर का है 200, नहीं सॉरी 800 आएगा ना, 800 आ जाएगा इधर, तो इसको आप लिख सकते हो 40√2, 40 नहीं आएगा 20√2 आ जाएगा, सॉरी 20√2 बन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 20√2। अब हमें मैग्नीट्यूड की बात की है, मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, क्योंकि कितना ग्राउंड में इंपल्स होगा, तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ एनर्जी भी हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है, तो एनर्जी वाले पार्ट में नहीं जाना है। अब यहाँ से आप लिख सकते हो ½ इंटू 10 इंटू √2, ठीक है, तो 10√2 का हाफ अगर करेंगे
10√2 यानी कि सॉरी तो 5 आ जाएगा ना, हाँ 5√2। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ भाई, एक सेकंड इसको ठीक से करते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक से कर लेते हैं। ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर से जब ये गिरेगा तो इस वाले इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, 2 × 10 × 40, प्रॉपर लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी हो जाएगा √800 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये बाउंस बैक होता है, कितना हाइट तक जा रहा है, 10 मीटर हाइट तक जा रहा है, तो ये जब 10 मीटर हाइट तक जाएगा तो आपको वेलोसिटी देखने को मिलेगा √2 × 10 × 10, यानी कि आपको मिलेगा v = √200। 200 होगा तो 100 × 2 लिख सकते हैं, यानी कि 10√2 बन जाएगा ये। और यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम 400 × 2 लिख सकते हैं, 400 × 2 यानी कि 400 का रूट लेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 20√2 होना चाहिए, ठीक है ओके। अब यहाँ पे जो मास है, अच्छा 0.5 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 0.5 × v2 - v1, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 20√2 - 10√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 × 10√2 आ जाना चाहिए, सो दैट इज 5 × √2। 5 × √2 का मतलब होगा 1.41, ठीक है। 1.41 को अभी सॉल्व करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ मैंने क्या किया है, एक गड़बड़ लग रहा है मुझे कि जब ये जमीन पे आएगा इसका डायरेक्शन अलग होगा, और जब उठेगा डायरेक्शन अलग होगा, यानी कि दोनों का साइन अलग अलग होगा। तो नीचे की तरफ अगर देखते हैं, नीचे की तरफ अगर आएगा ये माइनस साइन लगेगा, इधर माइनस लगेगा तो इधर 10 ना होकर ये 30 हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है जो हर बारी में गलती हो सकती है, तो ये आ जाएगा -30√2, तो आपको मिलेगा 15√2 - 15√2, और 15 × √2 करोगे तो 15, अगर √2 का वैल्यू इनकेस अगर 1.5 आप मान भी लेते हो तो 15 से आपको मिलेगा 22.5 आना चाहिए। तो 22.5 के आसपास एक ही नंबर दिख रहा है, डेट इज 21, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर आपको दिख रहा है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्यूशन, दैट इज ए। सो ये हो गया हमारा पूरा पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो होप यू like the video, so thank you so much for watching the class, thank you everyone, bye bye।